लाइफ में आज यही पड़ाव है और यहाँ से हमें आगे जाना है. सो थैंक यू. हाउस द जोश? सबका जोश हाई है? से यस नो. उड़ना है ना? वाह, उड़ना है ना ऊंचे आसमान में. कुछ करके दिखाना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है. हर एक के दिल में आशा, उम्मीद, सपने कितने सारे होंगे, लेकिन उन्हें पूरा करना है. अभी जो स्टेप उठाया ना, उससे बैक नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाना है. वाह, अमेजिंग. थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स. ओके, हेड ओवर टू नेहा. Thank you, Lata. Thank you so much for that wonderful motivational story that you told us. I think ये एक कहानी ऐसी है जो हर एक के दिल को छू जाती है, बिकॉज मतलब इससे ये पता चलता है कि एक इंसान जब पूरी तरह से टूट जाता है उसके बाद भी कैसे वो हाई उड़ सकता है, कैसे वो अपने आप को वापस मोटिवेट कर सकता है. सो थैंक यू सो मच लता, आपने बिगिन इतना अच्छा किया है. आई एम 100% श्योर कि सबको बहुत मजा आ रहा होगा. एवरीबडी आर फीलिंग मोटिवेटेड अबाउट द होल सिनेरियो. वेल, शुरू करने के पहले आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आप लोगों ने अपना टास्क जो किया, पूरा किया, व्हाटएवर हूएवर डिड इट, आई एम नॉट सेइंग कि सबने किया, बट जिन्होंने भी किया है, कैसा फील हो रहा है करके? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है आफ्टर फिनिशिंग द टास्क? फीलिंग गुड? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि बनाते समय क्या फील हो रहा था आप लोगों को? हाँ, चैट बॉक्स में डाल रहे हो. कोई अनम्यूट करके मुझे बताइए कि हाउ वर यू फीलिंग व्हेन यू वर मेकिंग दैट स्पीच, जब वो टास्क चल रहा था. यस, हाशी बोलिए बेटा. हाशी. हसी, अनम्यूट योरसेल्फ. जस्ट अ सेकंड. हाँ, अनम्यूट कीजिए अभी. Hi, my name is Hasi. हसी. So when I was making the video, actually I was late and I'm sorry for that. But क्या हुआ is I usually send my video between 10 o'clock to 11 o'clock के बीच में every single day. तो आज क्या हुआ? It was my younger sister's school का orientation. So because of that I got delayed. But this was a topic that I did a topic about tours. Like I had to introduce something about a tour. So I really love traveling and I really love the way I did this video. So yeah, even though I got late, I made sure that I made the video so nicely. So that मनाली वाला वीडियो आपका था? हाँ. ओके. सो मनाली वाला वीडियो आपने बहुत अच्छा बनाया. आई रियली हर्ड इट, एंजॉयड द होल स्टोरी. बहुत मजा आया मुझे. बट चेकलिस्ट ऑफ अ गुड स्पीकर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था. What Yeah. happens is, आज फोर्थ डे ऑफ अवर ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और कल 5वां दिन है. कल यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट कि आप लोग पब्लिक स्पीकर्स बन चुके हो. उसके पहले बिफोर गिविंग सर्टिफिकेट्स वी रियली नीड टू रीअश्योर कि आप लोग सच में बन चुके हो या नहीं, बिकॉज अननेसेसरी वी डू नॉट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स टू यू ऑल कि आप लोग बन चुके हो. So, Hasi, I think the content-wise, there is no problem with you. You have a good voice modulation. आपका language बहुत अच्छा है. You have good hold over it because you're a student. बहुत strength है आपके अंदर that you can cover up everything. Plus आपका eye contact. Oh wow, it's amazing actually. The only thing is थोड़ा सा आपका posture और gesture पे अगर आप काम करोगे ना, तो you know what, you will be like flawless, actually flawless. आपको सिर्फ when you take a standpoint, you need to stand there, you cannot move. है ना? वो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. व्हाई वी Yeah. कैन नॉट मूव, इसका एक रीजन होता है. व्हाई वी से कि आप स्टैंड पॉइंट लेके उधर ही खड़े हो जाओ, आपको मूव नहीं करना है. ट्रेनर्स तो मूव करते हैं, हम क्यों नहीं मूव कर सकते? स्पीकर्स जब स्टेज पे होते हैं तो ट्रेनर्स की अलग बात होती है. दे आर टीचिंग समथिंग. ट्रेनर्स आर डिफरेंट दैन स्पीकर्स. ये एक जर्नी होती है स्पीकर से ट्रेनर की. बहुत डिफरेंट जर्नी होती है. उसे तय करने के लिए बहुत सारे पड़ावों से गुजरना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. सो स्पीकर इज द फर्स्ट स्टेज. और ये स्पीकर जब खड़े होकर बात करते हैं तो दे आर ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल. जैसे ही मूवमेंट चालू होता है तो लोग, आप मतलब आपका उनका कॉन्सेंट्रेशन जो आपके ऊपर होता है वो आपकी बॉडी मूवमेंट पर चला जाता है rather देन लिसनिंग टू योर स्पीच. दैट इज वन थिंग. जितनी बार आप मूव करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पीपल विल स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3. तो आपकी स्पीच के ऊपर से उनका ध्यान निकल गया. डिस्ट्रैक्शन आपकी बॉडी मूवमेंट ने कर दिया. सो फिर स्पीच का क्या हुआ? सो दैट इज वाई वी से. एंड सेकेंड, वन मोर थिंग, वाई वी टेल कि यू हैव टू स्टैंड एंड स्पीक, कि हर बार आप जरूरी नहीं है कि यू विल गेट अ हैंड माइक ओनली और यू विल गेट दिस काइंड ऑफ माइक ओनली.
livelier or something like that. You might get a standing mic or you might get a podium mic. अगर आप बहुत मूव करते हो तो आपकी आवाज भी उसके हिसाब से मूव होती रहेगी, विच विल डायरेक्टली हिट द ऑडियंस, और ये कनेक्टिविटी जो होती है ना ऑडियंस और आपके बीच में, वो कनेक्टिविटी टूट जाएगी. सो दीज आर एंड बिगिनर्स होते हैं, स्पीकर्स आर वेरी बिगिनर्स, तो बिगिनर्स को ये पता नहीं चलता है कि व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ व्हाई ऑडियंस इज नॉट गेटिंग कनेक्टेड. तो ये छोटे छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो थिंग्स बिकम ईजी फॉर अस, है ना. तो ये बस एक मूवमेंट का, बॉडी मूवमेंट का हमें थोड़ा ध्यान रखना है, पोस्चर का. नॉट ओनली योर वीडियो हसी, आई थिंक आई हैव सीन मेनी वीडियोस जहां पर मूवमेंट्स है. मैंने पर्सनल जो मुझे भेजे हैं उन लोगों को मैंने पर्सनल कमेंट्स भी भेजे हैं कि आप लोगों को मूवमेंट में थोड़ा कंट्रोल करना है. पोस्चर स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट ही होना है, उसमें कोई दो राह नहीं है. एंड जेस्चर्स जितने होगे उतना एक्सप्रेसिव. आई लव्ड योर जेस्चर्स हसी. You had amazing gestures when you said this, that, hi and all that. I really loved it. So वो जब आप करते हो तो अट्रैक्टिव लगता है. करेक्ट. अगेन देयर इज अ डिफरेंस. आप बच्चे हो तो बच्चे जब ये सारी चीजें हरकतें करते हैं ना तो मजा आता है उसमें. पर बड़े वो चीज यू नो यू हैव टू ऑल्सो सी कि आप कितने सटल वे में करते हो, उसको कैसे पुट ऑन करते हो. इज लुकिंग गुड और नॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट. आप करते हो अच्छा लगता है, अगर वो ही जेस्चर्स मैं करूं तो अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज एक गरिमा होती है एज की. सेकेंड थिंग, हम उसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम उसे अपनी बॉडी पर कैसे कैरी करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है ना. जैसे आप बच्चे हो, आप कुछ भी करोगे तो अच्छा लगेगा बिकॉज यू आर अ चाइल्ड. बट अगर वो हरकतें, बच्चों जैसी हरकतें मैं करूंगी तो लोग बोलेंगे कि उम्र में तो इतनी बड़ी हो गई और हरकतें देखो कैसी कर रही है. सो एक जजमेंटल हो जाते हैं, ओपिनियनेटिव हो जाते हैं पीपल. सो अपने एज के हिसाब से अपने को क्या अच्छा लगता है उस तरह के जेस्चर्स हमें करने चाहिए. और ये पता करने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट पता है क्या है? यू कैन ऑलवेज टेक अ वीडियो ऑफ योर्स, वॉच इट अगेन एंड अगेन. कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, अच्छी लग रही हो या नहीं, देखने में कैसा लग रहा है, हर चीज का एक जजमेंट आप खुद कर पाएंगे. एंड देन यू कैन प्रेजेंट इट इवन बेटर. सो दीज आर सर्टन बेसिक पॉइंट्स, क्योंकि कल हमारा सेशन एंड हो जाएगा. इसके बाद में आई डोंट नो कि हम कब मिलेंगे या कब वापस बातें हो पाएगी. ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैं सबके लिए मतलब इनपुट दे रही हूँ कि आप लोग ये सारे इनपुट लेके यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड बेटर योर सेल्फ इन ऑल द वेज. बट हसी, आई लव्ड योर वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल वीडियो एंड आई विल चेरिश इट. मैंने मेरी बेटी को भी बताया था. I said, see, Hasi has sent this, and I used to call you Hashi actually. I didn't know your name is Hasi. मैं उसको हाशी हाशी बता रही थी. आज बोलूंगी उसको वापस कि उसका नाम हसी है. Thank you so much. I'll keep those points in mind. Yes, sure, dear. Yeah. Seema ji, you raise your hand and then we'll talk to Mrinal. Hello, ma'am. Hi. Hi, ma'am. Frankly speaking, ma'am, आज जो मैंने वीडियो बनाया है ना, उसको लगभग मुझे 2 घंटे लगे बनाने में. एक बार तो मैंने हार मान ली थी कि नहीं, मुझे नहीं होगा, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं क्लिक हुआ, यू हैव टू डू. फिर मुझे लगा आई कैन डू करके मैंने कैसे भी वो क्लिक करके जितना सेकेंड जितना मिनट का हुआ करके मैंने भेज दिया. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वो बना के. लेकिन क्या मिस्टेक है वो आप ही जज कर सकते हैं. आप मुझे बताइए क्या मिस्टेक्स थे उस वीडियो में. लेकिन सीमा जी, आई टेल यू समथिंग. आपका मतलब वो जो ये जो आप कह रहे हो कि मुझे 2 घंटे लगे हार मानकर वापस, आज की जो फर्स्ट स्टोरी लता ने बोली ना, ईगल वाली स्टोरी, कि हार मानना नहीं है, और वहां से अपने आप का चैलेंज लेकर वो ईगल वापस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है. बस सेम थिंग आई कैन टेल दैट इट इंप्लाइज सो गुड विथ यू कि आपने हार नहीं मानी और आगे बढ़े. सबसे पहले तो यू शुड बी अपलॉडेड फॉर द स्ट्रेंथ दैट यू हैव शोन, है कि नहीं. अपने आप के अंदर आपने एक हौसला दिखाया है, उसके लिए यू शुड बी अपलॉडेड फर्स्ट. थैंक यू. और सेकेंडली आपका वीडियो बहुत अच्छा था. सी, आई एम टेलिंग यू कि मतलब जो हमने फॉर्मूलाज वगैरह बताए हैं स्पीचेस के, आई वुडंट से कि बहुत अच्छा सबने फॉर्मूला यूज किया. आई थिंक 1 or 2 people must have really used the formula properly and effectively. बाकी सबने, इवन फॉर दैट मैटर हसी का भी फॉर्मूला परफेक्ट नहीं था इंट्रोडक्शन स्पीच का, बट कंटेंट वाइज इट वाज गुड. आपका भी वही था सीमा जी. एंड बाकी आई थिंक आपने वीडियो लता को भेजा था पर्सनली. हाँ, तो लता आपको कमेंट 100% दे देगी. हाँ, उन्होंने वाव करके भेजा था. कोर्स, तो वो उनके तरफ से कमेंट आ गए. वो एक ही बात है, मैं बोलूँ वो बोलूँ. एब्सोल्युटली. थैंक यू मैम. यू गाइज आर अमेजिंग. बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो. हमें मतलब इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आप लोग इतना अच्छा करेंगे, बट यू गाइज आर डूइंग रियली वेल एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट. वेरी प्राउड ऑफ इट. थैंक यू मैम. रिनल, अनम्यूट कीजिए रीना जी.
हाँ, Yes. बोलिए मृणाल। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। मुझे मेरा एक्सपीरियंस में मुझे कंफ्यूजन ज्यादा हो रहे थे स्टेप से, बट फाइनली आई ओवरकम ऑल ऑफ देम. एंड द पॉइंट आई एम स्टिल अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड इज कि जब हम लिखते हैं किसी के बारे में या सोचते हैं, तो देयर शुड बी अ ऑर्डर टू इट. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको उनको इंट्रोड्यूस करना है कि रैंडमली कर सकते हैं, कि जैसे मैंने एक दो वीडियो सुना उसमें उनके कॉलेज की डिग्री की पहले बात हो रही है, देन बीकॉम पास हुआ है वो बताया जा रहा है. तो इज इट फेयर ऑन द पार्ट ऑफ अस कि हम किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में हम हैप्पीली कुछ भी जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हैं? तो आई वुड जस्ट लाइक कि आप मेरा ये पॉइंट क्लियर करो कि हम किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनका वो एक क्या होना चाहिए स्टेप. जनरली क्या होता है कि एक ऑर्डर फॉलो करते हैं हम लोग। जब भी एक कोई स्पीच बनाते हैं तो इसमें एक ऑर्डर होता ही है। इंट्रोडक्शन स्पीच में ऑर्डर कैसे होना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर डिग्रीज है बंदे के पास, से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, तो यू कैन स्टार्ट विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रादर देन टेलिंग 10th 12th डिग्री, मतलब बीकॉम या ग्रेजुएट या वो सारी बातें हमें बोलने की जरूरत नहीं है। द हाईएस्ट डिग्री हम लोग बोल सकते हैं। जब हाईएस्ट डिग्री बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने वो सब क्लियर करके ही वहां पर पहुंचे होंगे। सो यू कैन स्टार्ट विद दैट। अचीवमेंट्स जब आप बोलते हो, किसी किसी बंदे के अचीवमेंट बहुत सारे होते हैं, है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। आप किसी की स्पीच, जैसे आपको टाइम दिया गया है 3 मिनट्स आपको बोलना है या 5 मिनट बोलना है, वॉट एवर टाइम यू माइट गेट बाय द ऑर्गेनाइजर, तो वो उस टाइम के अंदर अगर आपको मेंशन करना है, तो अचीवमेंट जैसे लिस्ट बहुत बड़ी है और सब अगर आपको बोलना है तो टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो उसमें यू हैव टू रियली चूज कि कौन से अचीवमेंट्स बेटर है जो इस ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं या इस वातावरण के साथ कनेक्ट करते हैं, वो अचीवमेंट्स आप बोलिए, बाकी के जस्ट लेट इट गो. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंक अबाउट इट इज, जैसे वी स्टार्ट फ्रॉम द डिग्री, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आई एम रियली सॉरी कि कल बताना भूल गई मैं, थैंक यू मृणाल जी, ये पॉइंट आपने लाया और ये बताना बहुत जरूरी था. आई फॉरगॉट एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी कि मैं भूल गई इस बात को बताना. जब आप पर्सनल डिटेल्स का जो कॉलम आता है टॉप्स फॉर्मूला में, इंट्रोडक्शन स्पीच के फॉर्मूला में जो है पर्सनल डिटेल्स का फॉर्मूला, उसके अंदर एक ऑर्डर होता है. ऑर्डर में सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ, सो यू आर गिविंग, यू आर सेइंग दैट, आपने जैसे कोई ना कोई शायरी बोल दी उनकी, उनसे रिलेटेड, देन यू सेड आई एम रियली ग्लैड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस दिस मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी ऑन द ओकेजन ऑफ सो एंड सो. ठीक है, इसके बाद में यू हैव टू स्टार्ट विद द ईयर, born in the year so and so. This magnanimous personality has completed his PG or whatever. So first इनका year of born or date of birth आ गया, and then comes the degrees that he has achieved. And the education. Okay. Education, immediately education. Okay. Education के बाद में उनका जो work है, जैसे he is into this business, that business, whatever. Work field. Work आएगा. Work के बाद में उनकी achievements आएगी. ठीक है, ये ऑर्डर है, मैं आपको ऑर्डर बता रही हूँ. वर्क के बाद में अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स के बाद में उनकी पर्सनल हॉबीज, स्ट्रेंथ, वॉट एवर इट इज. स्ट्रेंथ्स भी हम बोल सकते हैं बिकॉज दैट इज इंस्पिरेशनल टू पीपल कि हाँ ये इस बंदे की स्ट्रेंथ्स है. सो हॉबीज और स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे. देन कम्स द फैमिली डिटेल्स. बीवी है, बच्चे हैं, उनके नाम हो गए, उनके मम्मी पापा के नाम हो गए इफ दे आर रियली इन्फ्लुएंशियल, तो उनके सबके फैमिली डिटेल्स आ गई. फैमिली डिटेल्स होने के बाद में सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन इज नथिंग बट ladies and gentlemen, please put your hands together for this. Done, 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 done. मतलब 3-4 adjectives डाले. Chief guest for the day, so and so. That's it. So ये order होता है. So we begin with the year and date of birth. ठीक है. Second, उनकी educational qualification. Third, Work field. उनका work, whatever they are doing, business and all. Fourth, उनके achievements, whatever field they must have achieved, उनके बारे में. And then fifth, their hobbies, strength and everything, and sixth is the family details. So ये order है. Okay? Thank you so much. Yes, वैशाली जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? हाय मैम, एक्चुअली ना कल कुछ इमरजेंसी था, इसलिए मुझे हाफ सेशन में से ही, मतलब मैं सुन रही थी लेकिन देख नहीं पाई थी पूरा. और उसी समय ना आप अपना ये सेशन चल रहा था और मुझे एंडिंग में पता ही नहीं चला कि असाइनमेंट एग्जैक्टली है क्या. तो मैंने आपका वापस, आपने जो रात को मैम ने जो वीडियो भेजा था वो वापस देखा कि आपने असाइनमेंट दिया है कि इंट्रोडक्शन पर वीडियो बनाना है. और देन जब मैंने आपने जो एक एग्जाम्पल के लिए भेजा था उसको 2, 3, 4 बार देखा, बट तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था. क्योंकि कैसे होता है, जब हम सामने रहते हैं ना तब हमें कुछ चीजें इजीली समझ में आती है, बट अगर हम सिर्फ
देख रहे होते तो इतना समझ में नहीं आता है। और फिर देखते देखते क्या हुआ कि फिर मेरे को जैसे जमा वैसे मैंने करने की कोशिश की, बट ये वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम गया कि समझ नहीं आ रहा थी एग्जैक्टली कौन सी चीज को कहाँ लिंक करूं। मतलब जैसे अभी वो मृणाल मैम ने भी बोला ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली कौन सी चीज कहाँ पे कनेक्ट करके एंडिंग कैसे करना है। तो वो फ्लो में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, बट जब मैंने फाइनलाइज एंडिंग में खुद का वीडियो देखा ना, तो रियली मतलब रियलाइज हो रहा था कि नहीं, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे हुई है, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और रियली थैंक यू मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और खुद को कॉन्फिडेंस हम किसी के बारे में बोलते हैं ना, वो एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। इट्स वेरी बहुत अच्छा लगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू कि आपका वीडियो बहुत अच्छा था। आपने मुझे मैसेज भेजा कि आई नो दिस वीडियो इज नॉट गुड। अरे बाबा, खुद क्यों बोल रहे हो आप? सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि आपने इतना बढ़िया वीडियो बना के भेजा। एंड ट्रस्ट मी, आपने अटेंड नहीं करके भी आपका इंट्रोडक्शन स्पीच का ऑर्डर वॉज परफेक्ट, इट वॉज फ्लॉलेस। ऑर्डर एकदम परफेक्ट था, सब कुछ परफेक्ट था। अब वो तो आप क्या कर सकते हो, गलती मेरी है कि कल मैंने आपको ऑर्डर नहीं बताया पर्सनल डिटेल्स कैसी आनी चाहिए। यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब वैशाली जी, बहुत अच्छा किया आपने। द ओनली थिंग आई ऑल्सो टोल्ड कि इंट्रोडक्शन स्पीच में वेलकम वर्ड यूज नहीं करते हैं हम। वेलकम करने का आई टोल्ड यू अर्लियर ओनली कि वो सिर्फ अधिकार प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन का होता है, उसके अलावा कोई वेलकम नहीं कर सकता है। सो वो वेलकम वर्ड आपको हटाना है इंट्रोडक्शन स्पीच से। बाकी एवरीथिंग वाज परफेक्ट वैशाली जी। आपके 3 दिन से जो कंटिन्यूस वीडियोज आ रहे हैं, आई हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट डे के आपके वीडियो में जो मिस्टेक्स मैंने बताई थी वो आपने करेक्शन की वापस। सेकंड डे और अच्छा था, कल और भी अच्छा था, एवरीथिंग वाज गुड। द ओनली थिंग इज मुझे सिर्फ एक ही कंप्लेन है आपसे कि आप हाफ बॉडी का वीडियो लेते हो तो मुझे आपके पैर नहीं दिखते कि वो धूज रहे हैं या सीधे खड़े हो, मुझे नहीं समझ में आता है। सो द फाइनल प्रेजेंटेशन में मेरे को फुल लेंथ वीडियो भेजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि पोस्चर में क्या मिस्टेक है। बाकी एवरीथिंग इज फ्लॉलेस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच। एवरीबडीज रेस्पॉन्स वॉज ट्रेमेंडस, बहुत अच्छा लगा, मजा आया मुझे सबका देख के। विपिन जी का मुझे वीडियो नहीं आया इंट्रोडक्शन का, आई वॉज रियली वेटिंग, क्योंकि ये डे 1 से बहुत ज्यादा ही हैज बीन पंक्चुअल अबाउट सेंडिंग हिज असाइनमेंट एंड ऑल। मुझे सीरियसली ऐसे लगता था कि विपिन जी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है मेरे। और कल जब इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं आया तो मैं वेट कर रही थी कि विपिन जी ने वीडियो नहीं भेजा है। बट कोई बात नहीं, आपको 2 असाइनमेंट साथ में करने पड़ेंगे, आज का भी और कल का भी, दोनों करके दे दीजिएगा विपिन जी आप, ठीक है ना? मुझे निराश मत करना। हाँ देखो, उन्होंने थम्स अप कर दिया, यस ही विल डू इट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टिंग द चैलेंज। अमेजिंग यू गाइज आर, बहुत मजा आ रहा है आप सबके साथ में। ये 3 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। आई सुबह उठती हूँ, वेट करती हूँ 3 कब बजेंगे, 3 कब बजेंगे, सबसे मिलना है। इट हैज बिकम लाइक अ फैमिली एक्चुअली, यू नो। आप सबकी बातें मैं मेरे घर में भी करती हूँ। आज इनका ये वीडियो है, वो वीडियो मैं एक्चुअली आई शो इट टू माई डॉटर, शी इज 15 ईयर्स ओल्ड, 15 साल की है मेरी बेटी। मैं उसे बताती हूँ सबकी वीडियोस एंड आई रियली फील कि शी शुड नो कि कैसे सब क्लासेस होती है, कैसे चलता है। सो आई शो हर, शी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड, अच्छा लगता है उसे भी। एंड आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। सो फॉर्मल स्पीचेस का एक सिलसिला चल रहा था कल से एंड वी हैव लर्नड 4 स्पीचेस। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर दोस 4 स्पीचेस? एक बार जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करिए और बोल दीजिए कौन सी 4 स्पीचेस हमने सीखी है। जी विपिन जी, आपने अनम्यूट कर दिया अपने आप को, बोलिए। मैम अनम्यूट कर दिया, बट मैं अभी एकदम बोल नहीं पाऊंगा। अरे बाप रे, अच्छा मृणाल जी बोलिए। हाँ बोलिए। Just pageantry speech first, हम्म, उसके बाद में welcome speech, then comes the introduction speech, and then the vote of thanks. वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे हंसी बताएगी कि वेलकम स्पीच का फॉर्मूला क्या था। Mr. Goose. हाँ, मिस्टर गुज में मिस्टर स्टैंड्स फॉर? Mr. stands for salutation. जी, फिर G is general welcome. O is organization. Another O is occasion. फिर S is special welcome. And E is ending. वाओ सुपर, वेरी गुड, ऑसम। वोट ऑफ थैंक्स का फॉर्मूला कोई बता सकता है? वोट ऑफ थैंक्स हंसी बताएगी Tops. वापस? नहीं, मृणाल जी बताइए। Tops.
टॉप्स तो नहीं, इंट्रोडक्शन sorry, chaps. chaps 3 C's फॉर्मूला है. 3 C's में सेकंड C का chaps है एक्चुअली. अच्छा, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला है वोट ऑफ थैंक्स में, हाँ, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला, yes. है ना? तो हाँ, 3 C's are there, फर्स्ट yes. C स्टैंड्स फॉर कंक्लूजन, ठीक है. सेकंड C में chaps होता है, Chaps, yeah. फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला. सो सेकंड C में जो chaps है उसमें C स्टैंड्स फॉर थैंकिंग द चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर, एंड H स्टैंड्स फॉर हेल्पर्स. Yes, हेल्पर्स all those. होते हैं, डोनर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, मीडिया वाले जो बिना पैसे लिए हमारी हेल्प करते हैं, उन्हें हम थैंक करते हैं. ए स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट्स. असिस्टेंट्स ऐसे लोग होते हैं जो पैसे लेकर हमारी मदद करते हैं, जैसे केटरिंग वाले हो गए, वेन्यू वाले हो गए, साउंड सिस्टम वाले हो गए, जो पैसे लेकर हमको सर्विसेज देते हैं, हम उन्हें भी थैंक करते हैं. एंड लास्ट Participants. पार्टिसिपेंट. ई इज पार्टिसिपेंट, जो सारे लोग आए हुए हैं हम उन्हें थैंक करते हैं. और लास्ट का सी होता है सी यू, टाटा. See you all. Yes. सो इट्स वेरी सिंपल, इजी है. फॉर्मूलाज एक्चुअली बहुत इजी है, अगर हम इसे डाइजेस्ट कर पाते हैं तो दे आर वेरी गुड. एंड यहाँ पर कोई चीज मिस नहीं होती है. दैट इज द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मूलाज. नाउ ये 4 स्पीचेस तो अपनी हो गई. ओके, बहुत बढ़िया से हमने इसको कर लिया है, बहुत अच्छे से हो गया. आई एम श्योर कि आप लोगों को कहीं मिस्टेक नहीं होगी. जो 5वीं स्पीच है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीच ऑफ एवरीथिंग. मतलब आप कह दो कि ये स्पीच जो है ये आप रेगुलरली यूज कर सकते हो. एवरीडे जब आप बात करते हो तो ये स्पीच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज कर सकते हैं. इस स्पीच का नाम है परसुएसिव स्पीच. अब कोई मुझे बताएगा कि परसुएसिव का मतलब क्या होता है? हैव यू रेफर्ड समवेयर और डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड परसुएसिव? यस, अनमोल जी, अनमोल बाली, आपने हैंड रेस किया है. यस अनमोल. कन्विंसिंग, लाइक किसी को कन्विंस करना, परसुएड करना. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. यस निशा जी, आप कुछ कह रहे थे? आगे क्या, लाइक यू नो, आगे का प्लान, मतलब इवेंट वगैरह जो भी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना. नहीं, वो अनाउंसमेंट्स होता है निशा जी. परसुएसिव स्पीच का, परसुएड का मीनिंग होता है किसी को कन्विंस करना. आप जो सोच रहे हो उस बात को कन्विंस करना, ठीक है. छोटे बच्चों को देखा है आपने? स्मॉल किड्स, छोटे बच्चे होते हैं ना, हम सबके बच्चे हुए, छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो हमें कैसे कन्विंस करते थे अपनी चीजें लाने के लिए? दे वांटेड समथिंग सो डेस्परेटली, से डॉल लाना है उनके लिए, कोई गेम चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो किसी तरह से हमें परसुएड करते थे. हम ना चाहते हुए भी उनके लिए ले आते थे. तो वो परसुएड कैसे करते थे? कभी रोकर, कभी जिद करके, कभी बैठ जाते थे दुकान में, कुछ भी करके वो परसुएड करना जानते हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं. परसुएसिव का मतलब यही होता है कि आपके दिमाग में जो थॉट है वो आप किसी और के दिमाग में फिट करो, आपकी बात वो मान ले, ऐसे उन्हें परसुएड करो. समझ में आ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, पर एक बार समझ जाओगे तो इट इज वेरी इजी. सो हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रिलेशनशिप में, किसी ना किसी चीज के लिए किसी ना किसी को परसुएड जरूर करते हैं, ठीक है. अपने बच्चों को खाना खिलाना है, उन्हें सब्जी नहीं भा रही है, जो हमने बनाई है वो सब्जी उन्हें नहीं भा रही है, पर हम क्या कहते हैं, इसमें शक्ति है बेटा, ये खाएगी तो सही हो जाएगा, तेरे स्ट्रेंथ आएगी, हिम्मत आएगी, ये आएगी, वो आएगी. कैसे भी करके हम उन्हें कन्विंस करते हैं, परसुएड करते हैं, ताकि वो उस सब्जी को खाए. करेक्ट? मानते हो इस बात को? वैसे ही हम कई बार बिजनेस में, जैसे जेंट्स बिजनेस करते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपने क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि वो उनका प्रोडक्ट बाय करे. सो दे आर परसुएडिंग इन ए वे द क्लाइंट टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो परसुएशन जो है, परसुएसिवनेस जिसको हम कहते हैं, वो सिंपल है. आपका दिमाग का जो उपज है, आपके दिमाग में एक थॉट निकला है, उसको आपको किसी को देना है, किसी के दिमाग में बिठाना है. As simple as that. That is persuasion. Now, persuasive speech क्या होती है and why this persuasive speech? क्यों होनी चाहिए persuasive speech? पता है क्या होता है कि हर एक इवेंट का एक मकसद होता है. बिना मकसद के सिर्फ पार्टीज होती है, और बिना मकसद के और कोई इवेंट जो मैसेज गिविंग इवेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कल्चरल इवेंट हमने किया तो उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है,
ठीक है, कॉलेज डे हो गया, स्कूल डे हो गया, पेरेंट्स डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, या फिर एनुअल डे हो गया, कोई ना कोई एक टॉपिक लेकर हम कोई इवेंट करते हैं। तो वो इवेंट जब हम करते हैं तो उसके पीछे एक मंशा होती है, एक मकसद होता है, करेक्ट? और वो मकसद कन्वे करना हमारी ऑडियंस को, उसको परसुएसिव स्पीच कहते हैं। सो बिना मकसद के क्या होता है, सिर्फ पार्टीज होती है बॉस, बट मकसद के साथ हर इवेंट का एक एक मकसद होता है, एक कोर चीज होती है जो हमें कन्वे करनी होती है, दैट इज व्हाई वी आर फॉर्मिंग दैट इवेंट। ठीक है, सो वो इवेंट का जो कोर है या जो मकसद है वो कौन बताएगा? हु इज गोइंग टू डेपिक्ट दैट, हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग? यस, हंसी बोलो। Chief President. ओके, President या Secretary, दोनों में से कोई एक। ओके, सेक्रेटरी तो नहीं बोलते हैं बेचारे, सेक्रेटरी तो सिर्फ प्रेसिडेंट का काम करते हैं। प्रेसिडेंट कैन टॉक अबाउट इट और दे कैन रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट टू टॉक अबाउट इट। क्यों, मैं आपको बताती हूं। चीफ गेस्ट हम हमेशा ऐसे आदमी को चुनते हैं जो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए सूटेबल है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरा इवेंट से वुमेन एम्पावरमेंट पर है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जहां पर बहुत सारी महिलाएं बैठी है और मुझे महिला इंस्पिरेशनल किसी को लेके आना है। मैं लाऊंगी किसको? ऐसी एक बंदी जो से महिलाओं में एकदम नंबर 1 है। कौन हो सकती है? से सुधा, कौन है वो? सुधा जी कौन है? नहीं पता? हाँ, विपिन जी कुछ बोल रहे थे, ठीक है, चलो पीटी उषा किसी ने डाला, ठीक है, पीटी उषा, मैं पीटी उषा को बुलाऊंगी। वो महिलाओं में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, तो हम उनको बुलाएंगे, ठीक है। सो वी कॉल पीटी उषा, एंड पीटी उषा को मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बुलाया है, ठीक है। नाउ शी हरसेल्फ इज एन इंस्पिरेशन। तो वहां के लोग जो बैठे हैं, जैसे ही सुनेंगे कि पीटी उषा आ रही है एज ए चीफ गेस्ट, तो उनके मन में क्या होगा, एक इंस्पिरेशन पहले से ही जाग जाएगा कि वाओ व्हाट एन इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी। वुमेन एम्पावरमेंट का एक सही मतलब जो एग्जाम्पल कहते हैं वो बंदी को बुला लिए हैं, है ना। तो अगर वो मकसद जो है इवेंट का, वो अगर हम चीफ गेस्ट के मुंह से ही सुने तो इट विल बी डबल इंस्पिरेशनल फॉर द ऑडियंस। इस वजह से हम चीफ गेस्ट को पहले गाइड करते हैं। चीफ गेस्ट भी अपनी स्पीच बनाकर आते हैं, बिना बनाए बिना प्रैक्टिस के नहीं आते हैं। वो भी अपना क्या बोलना है वो सोच समझ कर आते हैं। उनको भी पता होता है कौन से इवेंट में जा रहे हैं। अब हो रहा है पीटी उषा का वुमेन एम्पावरमेंट का इवेंट हो रहा है, और वो शादी और घर बच्चों के बारे में नहीं बात करेंगे। दे विल टॉक रिलेटेड टू द टॉपिक ओनली, ठीक है। सो उन्हें पता है कि क्या इवेंट में क्या बात करनी है, तो वो उसके तरीके से ही वो अपना पूरा बनाकर लाते हैं। सो चीफ गेस्ट ऑल्सो कैन कन्वे द मैसेज, अदरवाइज इवन प्रेसिडेंट्स कैन कन्वे द मैसेज। इन केस प्रेसिडेंट गिव इट टू समबडी एल्स कि आप बता दो, तो वो भी बता सकते हैं। सो परसुएसिव स्पीच इज समथिंग जो आपका जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, उसे आप लोगों के दिमाग में डाल रहे हो, दैट इज परसुएसिव स्पीच। अब ये परसुएसिव स्पीच बनती कैसे है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही टफ पॉइंट है। आई थिंक मुझे लगा जैसे किसी ने हैंड रेस किया था। कोई डाउट्स है तो मुझे पूछ लीजिए, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आई नो कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, आकाश दत्ता ने हैंड रेस किया था, बोलिए आकाश। हाँ जी मैम, जो आप कह रहे थे सुधा, वो सुधा चंद्रन है। She was the one, she is the one of the best example. Women inspiration, yes, सुधा चंद्रन। उसका मेरे को लास्ट नेम याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं रुक गई थी, बट सुधा चंद्रन की ही बात कर रही थी। उनकी कहानी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने सुनी होगी। आप लोगों को पता है सुधा चंद्रन कौन है? राइट। अनमोल जी ने कहा, अनमोल को नहीं पता है। ऑब्वियसली आज की जनरेशन को इतना नहीं पता है, बट ये हमारी जनरेशन के टाइम में सुधा जी, शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल लेडी इन आवर मतलब कम्युनिटी। हमारे पूरी सोसाइटी में सबसे इंस्पिरेशनल वो हुआ करती थी। उनका एक पैर चला गया था। वॉट हैड हैपेंड वॉज, शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांसिंग, और 3 साल की उम्र से उन्होंने अपनी जिंदगी में डांसिंग वैंसिंग चालू कर दी थी। शी वॉज सच एन इंस्पिरेशनल डांसर। उसे बड़ा होकर डांसर ही बनना था। एक बार करीबन 13 या 14 साल की उम्र में उन्हें कोई बीमारी हो गई, और बीमारी की वजह से उन्हें गैंग्रीन हो गया पैर में, और एक पैर उनका कटवाना पड़ा। अब पैर कटवाने के बाद उन्हें ऐसे लगा कि वो जिंदगी भर नाच नहीं सकती है, वो जिंदगी भर डांस नहीं कर सकती है। शी क्राइड फॉर 3 years। 3 साल तक वो सिर्फ रोते रहे कि यार मेरा एक ही सपना था जिंदगी में,
एक ही सपना कि मैं डांस करना चाहती हूँ और मैं वो अब नहीं कर पाऊंगी, पर उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया. व्हाट शी डिड वाज शी टुक दैट एम्प्यूटिव पैर उन्होंने बनवाया और एक डुप्लीकेट पैर लगवाया, एंड विथ लॉट ऑफ पेन शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग डांस ऑन दैट लेग. एंड वो टूटे हुए पैर के ऊपर जब वो नाचते थे, थिरकते थे, उनका डांस आप देख लो ना, कोई कोई उनके सामने नहीं टिकता है, कोई नहीं टिक सकता उनके सामने. वो जो डांसर थे, अमेजिंग फ्लॉलेस डांसर विथ एन एम्प्यूटेटिव लेग, शी कैन डांस टू दैट लेवल. आप सोच सकते हो कि वो बंदी कैसे इंस्पिरेशनल बनेगी. सुधा चंद्रन का एक पिक्चर आया था, नाच मयूरी नाच. पूरे मूवी में हर गाने में उन्होंने डांस किया है विद दैट वन लेग. अमेजिंग पर्सनालिटी, अमेजिंग. सो ये कहते हैं ना कि जहां जिगर में, मतलब एक वो होता है ना कि ये होता है कि मुझे करना ही है, वो जज्बा होता है ना, तो कोई आंधी तूफान हमें रोक नहीं सकता है. वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल. द सेम स्टोरी इज ऑफ अरुणिमा सिन्हा ऑल्सो. आई एम श्योर कि अनमोल और हसी, आज की जनरेशन के बच्चे अरुणिमा सिन्हा को जरूर जानते होंगे. 100% यू मस्ट बी नोइंग हु इज अरुणिमा सिन्हा. जबरदस्त स्टोरी है उनकी भी कहानी. उनके तो दोनों पैर चले गए थे, दोनों पैर, वो भी ट्रेन के नीचे कटे थे, और वो भी 4 गुंडे बदमाशों ने सिर्फ सोने की चेन खींचने के लिए उन्हें ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया, और धक्का देते ही दूसरी ट्रेन उनके दोनों पैरों पर चली गई और पैर चले गए. पूरी रात वो उस ट्रेन की पटरी के वहां पे तड़पते हुए बिताई, पूरी रात. इतनी सारी ट्रेन उनके आसपास से गुजरी, पर कोई नहीं रुका उन्हें देखने के लिए कि उन्हें हुआ क्या है. इतना चिल्लाए अरुणिमा सिन्हा, बट किसी ने हेल्प नहीं की. पूरी रात में चूहे, चींटियां और जानवर, अलग अलग तरह के जानवर उनके पैरों का मांस खा रहे थे, उनकी हड्डियां चबा रहे थे. शी कुड नॉट डू एनीथिंग स्लीपिंग देयर. अगले दिन उन्हें जब दिल्ली के हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनके दोनों पैर जा चुके हैं, ये कैसे जिंदा है भगवान जाने. और उस बेड पर पता है अरुणिमा सिन्हा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अरुणिमा सिन्हा ने, कि भगवान अगर तुमने मुझे जिंदा रखा है ना, तो जरूर इतिहास रचने के लिए रखा है, वरना मैं जिंदा नहीं रहती. उस मोमेंट पर आप सोचो कि उन्होंने वो कहा. और फिर उन्होंने 2 डुप्लीकेट पैर लगवाए. पैर लगवाकर उन्होंने एक सपना देखा कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है. वो बचेंद्र पाल के पास गई और उनसे कहा मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है. पता है बचेंद्र पाल ने क्या कहा? ऐसी स्थिति में जब उनके दोनों पैर जा चुके हैं और वो डुप्लीकेट पैर से चल रही है, ऐसी स्थिति में अगर बेटा तुमने ये सोचा है ना कि तुम्हें माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो बेटा तूने क्लाइंब कर लिया. दुनिया को सिर्फ तारीख पता चलनी बाकी है. और वहां से इंस्पायर होकर अरुणिमा सिन्हा ने सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया की 7 पीक्स को क्लाइंब किया. 7 पीक्स. सच अ लेडी इंस्पिरेशन. उनको पद्मश्री मिला, उन्हें पद्म विभूषण मिला, सब कुछ मिला. तो एक सिंपल सी बात है कि आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, आदमी विकलांग दिमाग से होता है. अगर यहां पे विकलांग हो गया ना, तो समझो वो जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गया. ऐसी ही बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती है. अब जो मैं ये जब अरुणिमा सिन्हा के बारे में बता रही थी या सुधा चंद्रन के बारे में बता रही थी ना, तो उसको ही परसुएसिव स्पीच कहते हैं. समझ गए आप? परसुएसिव स्पीच आपका, मैंने जो थॉट मेरे को देना था, इंस्पायर करना था, क्या आप लोग इंस्पायर हुए? इनकी कहानी सुनकर इंस्पायर हुए? इफ यस, जस्ट रेज योर थंब. यस. तो यही परसुएसिव स्पीच होती है. आपके दिमाग के अंदर जो थॉट है ना, उसे आपको किसी और के दिमाग में डालना है, फिट करना है. एज सिंपल एज दैट. इसी को परसुएसिव स्पीच कहते हैं. इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है. आई टेल यू समथिंग, दिस इज सच एन अमेजिंग स्पीच. यू नो, आप परसुएसिव स्पीच से किसी का भी दिल जीत सकते हो, किसी को भी कन्विंस कर सकते हो. डेली करते हो आप, यू आर डूइंग इट सो रेगुलरली. कोई ना कोई बात के लिए किसी ना किसी को परसुएड आप करते ही हो. हर रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते ही है, पर इसे तरीके से करना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है. सो हम अब फॉर्मल स्पीचेस की बात करेंगे. ये वाला तो जो परसुएड करना है या किसी को कन्विंस करना है, वो तो एक मुद्दा हो गया. परसुएसिव स्पीच का जो मकसद है वो हो गया, पर परसुएसिव स्पीच का फॉर्मूला क्या होता है? सो परसुएसिव स्पीच में सबसे इनिशियल बिगिनिंग जो पार्ट होता है, यू कैन नोट इट डाउन. आई एम नॉट ऑनिंग द स्क्रीन टुडे. ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि परसुएसिव स्पीच में बिगिनिंग में क्या होता है. सो सबसे पहले परसुएसिव स्पीच में आपको जो भी टॉपिक दिया गया है, आप उसे रिवील नहीं करते हैं. बिगिनिंग में यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक. जब आप शुरू करते हो तो आप कोई भी अटेंशन ग्रैबर लेकर शुरू कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट इट विद द शायरी, विद द सॉन्ग, विद द इंसिडेंट, विद द स्टोरी, एनीथिंग that will grab the attention of the people.
नहीं करना, उससे आप शुरू कर सकते हो, ठीक है, आप शुरू कर सकते हो, बट वो कहानी, वो सॉन्ग, वो शायरी या वो इंसिडेंट ऐसे ही नहीं होगा, आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा। समझ रहे हो मेरी बात? So it will just not be randomly anything, it is going to be related to your topic. So begin आप कर रहे हो, you're not telling I am going to talk about so and so, you're not supposed to open your topic in the beginning में आप सिर्फ एक शायरी या आप ऐसा कोई attention grabber दे रहे हो जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड लेबर, तो आपको चाइल्ड से रिलेटेड कोई शायरी या कुछ देना है, ठीक है, शायरी या स्टोरी या इंसिडेंट या वॉट एवर यू वॉन्ट टू, वो आप दे सकते हो। और अगर आप भ्रूण हत्या के बारे में बात कर रहे हो, फीमेल फिटिसाइड के बारे में बात कर रहे हो, तो उसके बारे में कुछ आपको इनिशियल में देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट से फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, तो मैं बिगिनिंग में क्या करूंगी, मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी कि मेरे घर के पास में एक ऐसी औरत रहती थी जिसके 4 बेटियां थी और घर में उसे बहुत टॉर्चर किया जाता था कि उसे बेटा हो, और इस वजह से वो जब भी वो प्रेग्नेंट होते तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता और बच्चा कौन सा है सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता, और जैसे ही वो लड़की होती तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता। सो मैं ऐसा कुछ बोलकर शुरू करूंगी वेयर आई विल नॉट टेल द टॉपिक बट आई एम टॉकिंग समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है, ये आपका बिगिनिंग हो गया। आफ्टर दैट टू नो वेदर द ऑडियंस आर गेटिंग कनेक्टेड और नॉट, ऑडियंस आपके साथ जुड़े हैं या नहीं, आप क्या करेंगे, 1 या 2 सवाल करेंगे उनसे, 1 or 2 क्वेश्चन यू आस्क, लाइक क्या आप चाहेंगे कि हमारी बेटियां ऐसे मारी जाएं, समथिंग लाइक दैट, जिसका जवाब सिर्फ यस या नो में आना चाहिए, उसके लंबे लंबे जवाब नहीं होने चाहिए। ऐसा सवाल आपको 1 या 2 करना है, 1 क्वेश्चन इज ऑल्सो ओके। उससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस की कनेक्टिविटी आपको समझ में आएगी। सो फर्स्ट आपने क्या किया, बिगिन किया बहुत स्ट्रांगली विथ एनीथिंग दैट इज वेरी इंस्पायरिंग, एकदम ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो गई। अब सेकेंड स्टेप, आपने क्वेश्चन डाला उनके ऊपर। सो ऑडियंस इज गिविंग आंसर ईदर इन यस और नो, आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन लंबे आंसर्स वाला नहीं होना चाहिए। सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर। थर्ड थिंग व्हाट यू विल डू, द थर्ड स्टेप इज वेरी सिंपल, फैक्ट्स एंड फिगर्स यू नीड टू पुट इन फ्रंट नाउ। फैक्ट्स एंड फिगर्स में क्या आएगा, आज भी हमारे देश में इतने प्रतिशत लड़कियों की बलि चढ़ाई जाती है भ्रूण हत्या के नाम पर, आज भी हमारे देश में लक्ष्मी और सरस्वती मानी जाने वाली लड़कियां, देवी माने जाने वाली लड़कियां यूं ही कट रही है, यूं ही मर रही है, समथिंग लाइक दैट। सो दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स यू आर पुटिंग इन द थर्ड स्टेप, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे जैसे ना मेल फीमेल रेशियो कहां तक पहुंच गया है, वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स यू कैन पुट इट देयर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ द परसुएसिव स्पीच। व्हाई आर यू डूइंग दिस फैक्ट्स एंड फिगर, ताकि आपकी बात को ऑथेंटिकेशन मिले, ताकि आपकी बात को ऑथेंटिकेशन मिले, लोग आपकी बात को समझने के लिए उनके पास कोई एक फैक्ट एंड फिगर भी है। कई बार हम कुछ भी बोल देते हैं, लोग बिलीव नहीं करते, बट व्हेन वी पुट फैक्ट्स एंड फिगर्स इन फ्रंट दे विल स्टार्ट बिलीविंग यू। नाउ व्हाट हैपेंड, ऑडियंस का बॉन्ड आपके साथ और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। सबसे पहले वो आपकी शायरी से कनेक्ट हो गए, फिर आपने उनसे सवाल किया तो वो आपको सुन रहे, आपको पता चल गया। थर्ड, जब आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए तो आपकी बात को उन्होंने ऑथेंटिकेट किया। अब चौथी बात, फोर्थ स्टेप, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू पुट अ वेरी इमोशनल स्टोरी और एन इंसिडेंट इन योर स्पीच। छोटा सा, आई एम नॉट सेइंग बहुत लंबी लंबी स्टोरीज नहीं डालनी है, छोटी सी स्टोरी या छोटा सा इंसिडेंट जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड हो और आपकी बात कन्वे करने में आसानी जो हो, वो आप डालोगे उधर। और जब ये इमोशनल कंटेंट आप डालते हो तो नाउ यू नो कि योर ऑडियंस इज इमोशनली कनेक्टेड विथ यू, इमोशनली वो आपसे जुड़ गए हैं, इस कदर जुड़ गए हैं कि अब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा भाई, फेविकॉल का बॉन्ड हो चुका है, सो दिस विल नॉट ब्रेक। सो ये इमोशनल जो कहते हैं इमोशनल कनेक्टिविटी ऐसे जुड़ गई। इमीडिएटली आफ्टर दैट, नाउ दैट यू नो कि आपकी ऑडियंस पूरी आपके साथ में है, अब आप क्या करेंगे, फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, you're going to tell your audience the message that you want to give। मैं भ्रूण हत्या, स्त्री भ्रूण हत्या के सख्त खिलाफ हूं। You're putting your point now in front of the audience, saying that I am dead against female feticide and I want you all to join your hands with me and we all stand like this। एक आंदोलन के जैसे आपको वहां पर you have to convey it कि मैं इसके खिलाफ हूं, मैं चाहती हूं आप भी मेरे साथ जुड़े और हम सब मिलकर ये हो रही इस समाज की गंदगी को हम जड़ से मिटा दे।
सो देयर यू आर गिविंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, व्हाट यू आर सपोज टू गिव वो मैसेज आप दे रहे हो, एंड देन क्लोज इट विथ नाइस 1 or 2 लाइन्स, पोएट्री की लाइन्स या कुछ भी ऐसी चीज जो मतलब वो अपने दिमाग में घर लेके जाए, ऐसी कोई बात को आप बोलकर उसे क्लोज कर दीजिए। ये है आपका परसुएसिव स्पीच का फॉर्मूला। यू वांट मी टू रिपीट अगेन? आई विल रिपीट वन बाय वन। स्टार्टिंग, आपको एक विदाउट रिवीलिंग द टॉपिक यू नीड टू गिव अ शायरी और से इंसिडेंट और अ स्टोरी और अ सॉन्ग, एनीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक। क्यों? वो ओपनिंग है, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग वेयर योर ऑडियंस इज गेटिंग कनेक्टेड। सेकेंड स्टेप इज आस्किंग 1 or 2 क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में होगा, एंड विदाउट रिवीलिंग द टॉपिक अगेन। सेकेंड स्टेप में भी आप टॉपिक रिवील नहीं कर रहे हो। थर्ड स्टेप में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स यू कैन रिवील द टॉपिक, वहां पर आप बोल सकते हो कि आई एम टॉकिंग अबाउट सो एंड सो टॉपिक। थर्ड स्टेप में आप बोल सकते हो एंड देन यू कैन गिव द फैक्ट्स एंड फिगर्स। फोर्थ में आप इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो, इमोशनली यू आर टेलिंग अ स्टोरी और समथिंग, सम इंसिडेंट जहां पर लोग आपसे इमोशनल कनेक्ट कर रहे हैं, और इमोशनल कनेक्ट में वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमोशनली जब आप लोगों को कनेक्ट करते हो तो उसे इमोशंस के साथ बोलना पड़ता है, सो योर ऑडियंस इज गेटिंग कनेक्टेड, सो वॉइस मॉड्यूलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप में यू आर पुटिंग योर पॉइंट फॉरवर्ड कि मैं पुरजोर विरोध करती हूँ इस समाज की इस चीज का, मैं पुरजोर विरोध करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़े, हम सब मिलकर समाज की इस गंदगी को जड़ से मिटा देंगे। सो देयर यू आर पुटिंग योर पॉइंट, दैट इज योर फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप होने के बाद जस्ट यू आर क्लोजिंग विथ 1 or 2 लाइन्स ऑफ ब्यूटीफुल से शायरी और एनीथिंग, सम अप कर रहे हो, बस उसे कंक्लूड कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट्स है आपको? परसुएसिव स्पीच में कोई डाउट्स है? कोई डाउट्स नहीं है? सच कहती हूं, यू गाइज आर सो अमेजिंग, बिकॉज जब भी जहां भी मैंने परसुएसिव स्पीच लिया है, हजारों डाउट्स आते हैं इस स्पीच में। कोट्स कैन बी गिवन, यस मृणल, कोट्स दे सकते हो आप, 100% यू कैन गिव कोट्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल से निकालो कोट्स, अगर आपका दिमाग चलता है तो आपके दिमाग से लिखो, नहीं तो गूगल से निकाल लो। यस अनमोल, बोलो बच्चा। हाँ, अच्छा म्यूट नहीं, अच्छा रुको, हाँ अभी करो अनम्यूट। हाँ दिस इज अगेंस्ट जो क्लास का टॉपिक है, पब्लिक स्पीकिंग के अगेंस्ट है, बट एवरीडे लाइफ में हाउ डू यू use persuasive speech? Like you said, we use it every day, but when do how do you use it when you want to persuade a person? See, who's against it, for example? एग्जाम्पल मैंने इसीलिए मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया। बच्चा अपनी बात किसी भी तरह से मनवा ही लेता है परसुएड करके। आप आपकी मम्मी से पूछिए कि वो पापा को कैसे कन्विंस करते हैं नई साड़ी लाने के लिए, क्या इमोशनल बहाने बनाते हैं, किस तरीके। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से कन्विंस करता ही है, किसी ना किसी को डेफिनेटली कन्विंस करता है। वो अपने तरीके इजाद करता है, अपनी बात मनवाने के 100 तरीके होते हैं, वो 100 तरीके डेली लाइफ में ऐसे यूज होता है। जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया वो तो प्रॉपरली इट इज अ फॉर्मल दिस थिंग, ठीक है, वो फॉर्मल चीज है, बट जो रियल लाइफ में हम लोग करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से करते ही है। मैं आप ही को पूछती हूँ, व्हाट यू आर स्टडीइंग अनमोल? डिजिटल फिल्म मेकिंग। डिजिटल फिल्म मेकिंग आप कर रहे हो, सो आपका टॉपिक जो आपने चूज किया है, आपकी लाइफ का करियर जो आपने चूज किया, इट इज वेरी डिफरेंट। प्रॉबेबली आपने जब आपके मम्मी पापा को बोला होगा तो उनको एक बार तो दिमाग में आया होगा कि ये क्या होता है, व्हाट विल यू डू इन दिस। मतलब कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आई डोंट नो अबाउट योर केस, प्रॉबेबली आपके पेरेंट्स इतने स्मार्ट होंगे कि दे मस्ट हैव एक्सेप्टेड इट, बट कई बार बच्चों के पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, हम उन्हें कन्विंस करते हैं। कैसे कन्विंस करते हैं? शोइंग देम कि देखो ये होता है, इससे आगे ये होगा, इसमें करियर ऐसे बढ़ेगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देन यू आर परसुएडिंग योर पेरेंट्स टू एक्सेप्ट व्हाट यू वांट एंड दे हैव एक्सेप्टेड, सो यू आर सक्सेसफुल इन परसुएडिंग देम। But in this case, like, they're neutral. How about when people are against something and you have to persuade them for something that you believe in? Absolutely. उसी को कहते हैं कि you use some techniques to do it. कभी कभी जैसे बच्चे हैं, ठीक है, I told that only, कि कभी कभी वो रोक कर झगड़ा कर भी अपनी बात मनवाते हैं, है ना। तो परसुएड किसी को करना है ना, तो उसकी कोई टेक्निक या लिमिट कोई सेट नहीं है। आपका सामने वाले के साथ रिलेशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको परसुएड कैसे कर रहे हो। सिंपल, उसका कोई टेक्निक नहीं है, उसका कोई क्या बोलते हैं, कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, उसकी कोई बॉर्डर नहीं बनाई है हमने। कैसे भी आपको आपकी बात कन्विंस करनी, आप करो, सामने वाला कन्विंस होगा ठीक है, नहीं होगा तो एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल,
मैं 21 ईयर्स की थी जब मेरी शादी हुई. आई वांटेड टू बैडली गेट एन एडमिशन इन एमबीए. आई वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. मैं स्टेट लेवल पर बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई थी एंड आई गिवन माय एंट्रेंस ऑफ एमबीए. एंट्रेंस दे दिया था और उसमें भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया था. सो मुझे एडमिशन सिम्बियोसिस में यूं ही मिल गया था फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड आई एक्चुअली वांटेड टू गो टू पुणे. आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल प्लेस कॉल्ड एज बेल्लारी. बेल्लारी जैसी छोटी जगह से मैं हूं और मेरी फैमिली भी बहुत ऑर्थोडॉक्स हुआ करती थी. उनको लगता था 21 साल की हो गई, बेटी को शादी करो, खत्म करो. तो मैंने काफी लड़के देखे, 3-4 लड़के देखे, जिसमें मैंने सबसे पहला सवाल ये किया, आप मुझे आगे पढ़ने दोगे क्या? तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने रिजेक्ट कर दिए. फिर फोर्थ टाइम जब मेरे हस्बैंड से मैं मिली तो उन्होंने मुझे बोला, नेहा तुझे जो करना है कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी. आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू माय वुड बी मदर इन लॉ. शी आल्सो एक्सेप्टेड कि हाँ कर लेना. एंड देन मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा पति कैसा इंसान है या किससे मैं शादी कर रही हूँ, बट ये जरूर था मेरे दिमाग की मैं पढ़ना, मतलब मैं पढ़ने देंगे ना मेरे को, तो मैंने हाँ बोल दिया. तो कई बार ऐसा होता है कि हम कन्विंस नहीं कर पाते. मेरे पेरेंट्स को मैं कन्विंस नहीं कर पाई. उन्होंने मेरी शादी करवाई, बट फिर भी मैंने एक दूसरा रास्ता ढूंढा. मैंने सोचा मैं ससुराल ऐसा देखूं जो मुझे पढ़ने दे. एंड ट्रस्ट मी, दे हैव बीन सो गुड टू मी. मेरी शादी के बाद मैंने 12 डिग्रियां हासिल की है. Yeah, Just you because I mentioned. love studying. I love studying. It is only because of that reason. तो हमें तरीके आते हैं, हम खुद से पूछे ये चीज, हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम सामने वाले को कैसे कन्विंस कर सकते हैं. कई बार नहीं कन्विंस कर सकते तो दूसरे रास्ते ढूंढते हैं ना. स्कूल पहुंचना है आपको, एक रास्ता बीच का ब्लॉक है, तो आप दूसरा रास्ता पकड़ के स्कूल नहीं पहुंचेगी या स्कूल जाना ही बंद कर देगी. You will find other ways out. एक बंद होता है तो 100 दूसरे खुलते हैं. So let us try and find out that. वही मैं कह रही थी कि जिंदगी में भी ऐसा ही होता है. सक्सेस कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है. नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे रास्ते है ही नहीं. सो देर आर वेज टू परसुएड, वेज टू कन्विंस. बट आई ऑलवेज से किसी का दिल दुखा के आगे कभी नहीं बढ़ना. हमेशा सबके दिल को खुश रख के, खुद भी खुश रहो, सबको खुश रख के आगे बढ़ो. सच कहती हूँ, मेरे को जब मेरिट लिस्ट आया था एमबीए में, मैं पापा का दिल तोड़ के जा सकती थी. पापा को मैं जिद करके बोल के कि मुझे जाना ही है, मैं आपसे एक पैसा नहीं लेने वाली, क्योंकि मुझे तो मेरिट में मिला था, मैं ऐसे ही चली जाती, जा सकती थी. पर मुझे उनका दिल दुखाना नहीं था, मुझे उनका दिल नहीं तोड़ना था. इसलिए मैंने पीस रखा, थोड़ी देर शांति रखी. फिर मेरे पति ने मुझसे वही करवाया और 2 साल मैं पुणे में, शादी के बाद 2 साल पुणे में रह के मैंने सिम्बियोसिस में आराम से एमबीए करके आई. सो इट इज ऑल देयर डियर. अपने अपने अंदर होता है. बट ये चीज है कि अपने रास्ते सही बनाने के लिए दूसरों को तकलीफ देना इज नॉट राइट. वो मैं बिलीव करती हूँ. दैट्स अगेन अ परसेप्शन. हर किसी का अलग परसेप्शन होता है. I have a hypothetical question also. हाँ बोलो डियर. जैसे अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में रहे हो जहाँ पे आपको एक क्राउड में जो किसी और चीज में बिलीव करना था, आपको उनको कन्विंस करना था अबाउट सम very debatable, offensive, sensitive topic rather. So have you done that and how was that? Yes. See what happens, इसमें है ना कई चीजें होती है डियर. इसमें अनमोल एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि जब हम किसी ऑडियंस को, किसी क्राउड को कन्विंस करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि पूरा क्राउड आपकी बात से हाँ में हाँ बोलेगा ही. आपको उस बात को इग्नोर करके चलना है कि कुछ लोग आपकी बात को मना भी करेंगे. गेटिंग माई पॉइंट. जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपकी बात को समझे ही और आपकी बात को हाँ ही बोले. उस समय ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करना है और आगे बढ़ते जाना है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. बिकॉज परफेक्ट लाइफ जैसी कोई चीज नहीं होती है, परफेक्ट ऑडियंस जैसी कोई चीज नहीं होती है. आपका परसेप्शन दूसरे परसेप्शन से अलग होगा. अब जो चोर होगा उसे तुम 1000 बार बोलो चोरी नहीं करनी है, नहीं करनी है, वो चोरी ही करेगा. ही विल नॉट बिलीव यू. He will not trust you, whatever you try to do, however you try to convince. तो ऐसे लोगों को इग्नोर मारो और चलते रहो. अपने को पता है कि अपने को सही करना क्या है. Let us do the right thing. As simple as that. ठीक है? Yes. मृणाल जी आप कुछ कह रहे थे? Yes. वो जो 4th point and last point है ना, उसमें I'm a bit confused कि अगर हमने अपनी मेन पॉइंट बोल दिया है, उसके बाद में कैसे वापस से कुछ शायरी या सॉफ्टली क्या बोलना है. मतलब if you can give an example भ्रूण हत्या वाला ही टॉपिक से रिलेटेड, so that लास्ट में जैसे मैंने एक शायरी, आई एम अ पोएटेस आल्सो, मैं शायरियां लिखती हूँ, तो मैंने ये शायरी लिखी थी. जैसे ये मैंने सारा बोल दिया. मैंने बोला कि मैं भ्रूण हत्या का पुरजोर विरोध करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस मिशन में मेरे साथ जुड़े और हम सब मिलकर समाज की इस गंदगी को खत्म कर देंगे. अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी,
अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि समाज के प्रति जिम्मेदारियों को मैं बखूबी निभाऊंगी, समाज के प्रति जिम्मेदारियों को मैं बखूबी निभाऊंगी, इंसान हूं, इंसानियत को सर्वोपरि बनाऊंगी, इंसान हूं, इंसानियत को सर्वोपरि बनाऊंगी। थैंक यू। ऐसे, ठीक है, समथिंग रिलेटेड, यू कैन क्लोज इट दैट वे। Okay. स्ट्रांगली यू हैव टू पुट इट, व्हेन यू पुट इट स्ट्रांगली लोग उसको दिमाग में लेते हैं एंड इट इज द कनेक्टिविटी इज स्टिल देयर, सो यू आर कन्विंसिंग योर ऑडियंस, दैट्स हाउ इट इज। विपिन जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैम, लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट प्रिपरेशन, यू प्रिपेयर एंड देन यू डिलीवर द स्पीच। तो कई मौके ऐसे आते हैं, खासकर इस स्पीच में जो आप परसुएसिव स्पीच कह रहे हैं, मौका आता है और आदमी चूकना नहीं चाहता। उस वक्त फॉर्मेट, कई बार डाटाज नहीं होते आपके पास में, बट ये है कि आपके पास स्टोरी लाइन होती है आपके पास उन चीजों का, तब क्या करना चाहिए? वैसे ही कर दो जो आपको अवेलेबल है, जो डेटा आपके पास अवेलेबल है बोलो, नहीं अवेलेबल है तो छोड़ दो, बाकी चीजें कर लो। नहीं, फॉर्मेट ऑफ थिंग, यही पॉइंट्स सारे यही रहते हैं नॉर्मली। नॉर्मली पॉइंट्स यही रहते हैं। देखिए, मैं आपको इसीलिए पहले बोली कि मुद्दा क्या है वो देखना है। ये जो एक फॉर्मेट हम बताते हैं ना आपको, जो हम एक फॉर्मूला बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं कि ताकि आपके लिए चीजें इजी हो जाए प्रिपरेशन के लिए, कुछ चीज मिस ना हो, इसकी वजह से बताते हैं। अब आपको कहीं ऐसे ही जाके बोलना है, ऐसे ही जाके, यूं ही जाके अगर बोलना है, तो आप क्या करोगे? व्हेन यू डोंट हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स, डोंट टॉक अबाउट इट, डोंट टॉक अबाउट, जो पता है वो बोलो, जो आपके दिल में आए वो बोलो, जो आपको लगता है कि आपकी बात लोगों को समझ में आएगी या लोगों को परसुएड करेगी आपकी बात को मानने के लिए, वो बोलो आप। सो ऐसे मामलों में जनरली, और ये परसुएसिव स्पीच के जो टॉपिक्स होते हैं, ये टॉपिक्स जनरली कंट्रोवर्शियल होते हैं या इमोशनली बाइंडेड होते हैं। इन्हीं टॉपिक्स को, जिस 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 टॉपिक के अंदर किसी को कन्विंस करना होता है, उसी को परसुएसिव स्पीच कहते हैं। और कन्विंस करने की जरूरत कब पड़ती है? जब वो टॉपिक डेफिनेटली कोई ना कोई कंट्रोवर्सी या कुछ कैरी करता है, तभी आपको कन्विंस करने की जरूरत पड़ती है। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है उसे कन्विंस करने की क्या जरूरत है? तो परसुएसिव स्पीच के टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं कि आपको कन्विंस करने की जरूरत पड़ती है। दैट इज द रीजन वी आर गिविंग दिस फॉर्मूला टू यू। मैम, मोटिवेशनल स्पीच के बारे में क्या आप बोलेंगे? यही है परसुएसिव, मोटिवेशनल, सब आप इनको हैंड इन हैंड ले सकते हो। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बाकी ऑलमोस्ट यही होता है। आप मोटिवेट करते हो तो किसी के माइंड के साथ आप खेल रहे हो, somebody you're trying to motivate them कि आपको पॉजिटिव जाना है, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, so you're playing with the mind of the person, so it is also persuading the person to do something which they are not wanting to do. So yeah, it is almost similar. Yeah, थैंक यू मैम। thank you sir। हाँ, हसी बोलो बेटा। हसी म्यूट करो, एक मिनट बेटा। हाँ, अब हसी बोलो। unmute yourself. मैं अनम्यूट हूँ, कैन यू हियर मी? हाँ, we can hear you. ओके, तो अभी आपने बोला कि फर्स्ट स्टेप में यू शुड नॉट रिवील द टॉपिक बट यू शुड स्टार्ट विद अ स्टोरी और समथिंग, देन अगेन इन द फोर्थ stage you have to tell a story or something. See, it is So that optional in the beginning. Beginning में ऑप्शनल है, आप स्टोरी भी यूज कर सकते हो, इंसिडेंट यूज कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो, या यू कैन ऑल्सो यू कैन गिव अ शायरी, यू कैन गिव अ सॉन्ग, एनीथिंग। पर बीच में जो है वो इंसिडेंट या स्टोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोगों से हुई बात बताते हैं या घटना बताते हैं ना, तो वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और इमोशनल घटना इसीलिए हम कहते हैं कि यूज करिए उधर, ताकि वो इमोशनल लेवल अगर वो बाइंड हो जाता है ना, तो फिर वो टूटता नहीं है। दैट इज द रीजन वी वांट देयर समथिंग लाइक दैट। ओके, आई अग्री टू दैट पॉइंट। पर है ना, एक बात जो होता है ना, वी विल हैव द कंटेंट बट कभी शायरी नहीं मिलता, तो बोथ द कंटेंट हम लोग को दोनों बार स्टोरी बोलना पड़ता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक, सम ऑफ देम लाइक मी, आई डोंट लाइक स्टोरीज। सो जब भी मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल थी, शी यूज्ड टू, व्हेनेवर वो स्पीच देते थे, वो 2 स्टोरीज एक स्पीच में या 3 स्टोरीज एक स्पीच में बोलते थे, तो वी यूज्ड टू गेट बोर्ड। तो अगर बोर नहीं होने के लिए व्हाट डू वी डू? सी, अगर आप स्टोरी बीच में यूज कर रहे हो, एक स्टोरी आपको यूज करना है, एक और नहीं यूज करना है, तो आप कुछ और ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। अगर वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता, यू कैन ऑल्सो एक्ट। एक्ट कैसे पता है? मैंने ये भ्रूण हत्या का मैंने ये स्पीच दिया था, इसमें मैंने शुरू कैसे किया था, आई टेल यू। आई एनेक्टेड द होल थिंग। कैसे एनेक्ट किया? जैसे मैं वो गर्भ में पल रही बच्ची हूं, एंड आई एनेक्टेड। आई सेड, माँ ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया इतनी खूबसूरत है माँ, मैं आपकी आंखों से ये खूबसूरत दुनिया देख सकती हूँ,
इधर इतने सारे हरे-हरे पत्ते हैं, इतने सारे पेड़-पौधे हैं, इतनी खुली हवा है। मैं सब कुछ देख पा रही हूँ माँ, आपकी आँखों से सब कुछ देख पा रही हूँ। माँ, कल रात को मैंने पापा को कहते हुए सुना कि मैं आपकी कोख में पल रही हूँ, उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा और वो मुझे मार डालना चाहते हैं। माँ, क्या ये सच है? क्या आप मुझे मार डालोगे? मुझे इस दुनिया में नहीं आने दोगे? क्यों माँ? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? आप मुझे इस दुनिया में क्यों नहीं आने देना चाहते? माँ, प्लीज़ मुझे बचा लो माँ। मुझे मत ले जाओ। मुझे नहीं मरना है, मुझे ये दुनिया देखनी है। माँ, कहाँ जा रहे हो आप? डॉक्टर के पास? क्यों माँ? क्यों? डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? ओह! डॉक्टर अंकल, ओह! आप मुझे मार डालोगे? डॉक्टर अंकल, माँ दर्द हो रहा है माँ, मेरा हाथ कट रहा है, माँ मेरे पैर कट रहे हैं, माँ, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ माँ, मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ, माँ, माँ, माँ। ये मैंने बोला एंड देन आई स्टार्टेड। क्या आप चाहते हो कि आपकी बच्चियों के साथ भी ऐसा ही हो? तो वहां से ऑडियंस से जवाब आया नहीं, हाँ या ना का क्वेश्चन। ठीक है, एंड देन आई केम टू द, आज भी हमारे समाज में इतनी प्रतिशत लड़कियां पेट में ही मारी जाती है, उन्हें दुनिया देखने का भी मौका नहीं मिलता। सो देयर यू कंटिन्यू। सो द इमोशनल, आपने ऐसा एक एक्ट किया जहां पे लोग आपसे पहले ही जुड़ गए। टेल मी समथिंग, यहाँ पे जो भी ऑडियंस बैठी है, क्या उन्हें ये एक्ट अच्छा लगा? हाउ डिड यू फील अबाउट इट? वॉज इट कनेक्टिंग? सो यू कैन डू एनीथिंग टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। जरूरी नहीं आप स्टोरी ही बोले, जरूरी नहीं आप शायरी बोले। बिगिनिंग जो है ये आपके टॉपिक से रिलेटेड इसलिए है, एंड देन यू हैव टू जस्ट कनेक्ट विद द ऑडियंस, दैट्स ऑल। यू आर ट्राइंग टू पुट योर थॉट प्रोसेस इन समबडी एल्सेस माइंड। तो कितना मुश्किल होता है ये चीज करना। आपका विचार किसी और के दिमाग में डालना इतना आसान नहीं है बच्चा। सो उसे डालने के लिए हम हजारों चीजें करते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोज। एनीथिंग यू कैन डू फॉर दैट मैटर, यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग। आपको इंटरेस्टिंग उसे कैसे बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग, राइट? और कोई सवाल? एनीथिंग एल्स टू बी आस्क्ड? आकाश जी का कोई सवाल है? हाँ, अनम्यूट कीजिए। कोई और सवाल नहीं है? आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। परसुएसिव स्पीच अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। विपिन जी बोलिए। विपिन जी। जी मैम, प्लीज गिव द एग्जांपल ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग विद द ऑडियंस, हाउ वी क्रिएट। हाँ जी मैम। इमोशनल बॉन्डिंग आप एक कोई ऐसी चीज से, अब जैसे मैंने अरुणिमा सिन्हा की एक कहानी बोली, तो आप इमोशनली उससे अट्रैक्ट हुए कि एक बंदी जिसके पास पैर नहीं है वो आज 7 पीक जा चुकी है, मतलब एक वो मोटिवेशन आया, एक इमोशनली आप कनेक्ट हुए। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो बहुत टची हो, आप उसे इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं ऑडियंस के साथ। जैसे मैंने ये एक्ट किया तो इमोशनल कनेक्ट आया। ये ऐसा का ऐसा, अगर मैं कोई स्टोरी बोलूं, जैसे एक स्टोरी कल मैंने वो बोली थी, बलून वाली स्टोरी बोली थी, इफ यू रिमेंबर, परसों बोली थी या कौन सी, बलून वाली स्टोरी बोली थी। तो वो स्टोरी से इमोशनली कितना अच्छा कनेक्ट हो गया, मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले थे कि बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत इंस्पिरेशनल है, समथिंग लाइक दैट। सो कोई एक स्टोरी या कोई इंसिडेंट जो बहुत अच्छा आपको लगता है कि रिलेट हो जाएगा एंड जो कनेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ आप बोलिए ना, तो वो इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। एक बार ऑडियंस आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाए ना, फिर वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। थैंक यू। ओके, विपिन जी बोलिए। विपिन जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ मैम, जो फोर्थ पॉइंट आपने बोला इमोशनल स्टोरी और कंटेंट का, जो आपने भी एनेक्ट बहुत अच्छा करके भी दिखाया मैम। जनरली थोड़ा सा जेंट्स के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं, उतने इमोशंस को हम लोग डिस्प्ले नहीं कर पाते, तो वो कैसे उसको, मतलब इज देयर एनी टेक्निक और समथिंग? हम लोग थोड़ा ज्यादा वो हो जाते हैं, ब्लैंक हो टेक्निक जाते सिर्फ हैं। इतनी है कि आप आपकी वॉइस में वॉइस मॉड्यूलेशन ले आइए, वॉइस मॉड्यूलेशन ले आइए, अपने आप सब हो जाएगा। अभी आपने, मैंने जब ये एक्ट किया तो आपने देखा कि वॉइस मॉड्यूलेशन कितना परफेक्टली यूज किया था इसमें। बहुत अच्छा था। आपने वो ऑब्जर्व किया? आपने, डिड एनीबडी ऑब्जर्व दैट कि वॉइस मॉड्यूलेशन का कितना इंपॉर्टेंस होता है, कितना बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन यू आर इमोशनली टेलिंग समथिंग? उसको वॉइस मॉड्यूलेशन आप यूज कीजिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। विपिन जी, आई नो कि मेन के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर नॉट वेरी इमोशनली, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज दे आर वेरी, व्हाट यू कॉल, वो कहते हैं ना कि अपनी इमेज बना के रखनी है, मैं तो तगड़ा वाला बंदा हूं। सो वो उस के अंदर दे आर नॉट एबल टू कन्वे इट दैट वे, बट नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट। आप उस वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आप ट्राई कीजिए, आपका मैसेज जरूर पहुंचेगा। ठीक है?
हाँ मृणाल जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, ये आई वुड लाइक टू आस्क कि अगर हम स्टार्टिंग में ही इमोशनली कनेक्ट कर दे रहे हैं ऑडियंस को, तो वापस जब हमको थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट में फिर से इमोशनल शॉर्ट स्टोरी की, इज इट रिक्वायर्ड और कैन वी स्किप इट? जी, आपको मैंने आपको बोला मकसद क्या है स्पीच का, हमें ये देखना है, ठीक है? मकसद क्या है कि हमें हमारा पॉइंट प्रूव करना है। अगर पॉइंट फर्स्ट स्टार्टिंग में ही प्रूव हो गया है तो आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, सो वी कैन स्किप। ये फॉर्मूला सहूलियत के लिए बनाए हैं, ये भगवान का दिया हुआ फॉर्मूला नहीं है, हमने बनाए हैं आपकी सहूलियत के लिए, हमारी सहूलियत के लिए बनाए हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारा मकसद पहले में ही पूरा हो रहा है तो वापस उसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यस, इट कैन बी स्किप्ड, कंपल्शन नहीं थैंक यू। ठीक है ना? यस। और कोई सवाल? अतुल जी, और कोई सवाल? यस, मृणाल जी आपने वापस रेज किया हैंड। नहीं, आई एम लोअरिंग माय हैंड। अतुल जी का कोई क्वेश्चन है? विपिन अतुल जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, विपिन जी के बाद अतुल जी बोलिए। हाँ। हाँ, बोलिए विपिन जी। हाँ मैम, ये जो इमोशनल स्टोरी का आपने बताया, इसमें कई बार पर्सनल स्टोरीज ज्यादा बेटर रहती है या कोई और स्टोरी? 100% 100% पर्सनल स्टोरीज ऑलवेज अच्छी रहती है, अगर वो बोलने लायक हो तो आप जरूर बोलिए। पर्सनली जब आप खुद की स्टोरी बोलते हो ना तो इमोशंस अपने आप निकलते हैं, तो वो इमोशनल बॉन्डिंग का सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। सो यू कैन ऑलवेज गिव योर पर्सनल एग्जाम्पल्स, नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट। अगर वो कन्वेएबल है, इंस्पिरेशनल है, अगर आपको लगता है कि उससे लोगों की सोच बदलेगी तो यू कैन ऑलवेज डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो और भी अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। मनीषा जी, थैंक यू। मनीषा जी, यस बोलिए। अनम्यूट, हाँ अनम्यूट कीजिए। मनीषा जी, अनम्यूट Thank you. योरसेल्फ। Yeah, thank you, thank you. Ma'am, I want to know, suppose you want to pay somebody's passed away, your very close one, and you're supposed to give a speech या उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं, तो how do you start the speech? क्या बोलना है? After क्या बोलना चाहते हो आप? इंट्रोडक्शन बोल, आपकी आवाज कट रही है मनीषा जी, आपकी आवाज कट रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं। आई कांट हियर यू मनीषा जी। उनके लिए अगर कुछ बोली बड़े फोरम में, फैमिलीज। मुझे सुनाई नहीं दिया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कुछ समझ में नहीं आया। Oh, ma'am, suppose you want to give an किसी के लिए you want to say somebody's passed away, somebody very close in the family, and you're supposed to say about the person. So how do you? हाँ मैम, हाँ ओबिचुअरी के बारे में बोल रहे हो आप? हाँ जी, यस यस। हाँ, कुछ नहीं, जब कोई इंसान मरता है ना, जब कोई इंसान मरता है तो हम उसके गुणों के बारे में बात करते हैं कि वो व्हाई ही वाज सो इम्पोर्टेंट, वो क्यों इतने अच्छे इंसान थे। सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द गुड क्वालिटीज ऑफ द पर्सन, यू कैन स्टार्ट ऑफ डायरेक्टली, और अगेन यू कैन स्टार्ट विद शायरी। कोई शायरी तो कोई गलत ही नहीं, आप कभी भी बोल सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो। एंड ओबिचुअरी इज समथिंग, मतलब आप जिसके लिए बोल रहे हो उसके गुणगान करना है आपको। नॉट ओनली दैट, आप किसी के बारे में भी बोलो, आपको अच्छा ही बोलना है, आपको बुरा तो किसी के बारे में बोलना ही नहीं है, चाहे वो इंट्रोडक्शन स्पीच हो, कोई भी स्पीच हो। ओबिचुअरी में तो स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो बंदा चला गया है उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें बोली जाए। So you can start your speech with the shairi, and you can just keep on telling the good qualities that person had and how inspirational he was in everybody's life, how important, why he was so important. You can say that and say lastly end उसको ऐसे कर सकते हो कि we are going to miss you so much in our lives. आपका ये जो hollow है ये कभी कोई full नहीं कर सकता, fill नहीं कर सकता है. We are going to miss you and please keep blessing us from wherever you are. So you can always say that and you can close it, है ना? Yes. Anything else? I think there are some. She is asking a question. How much time bar persuasive? Time bar for persuasive speech there is. You have to ask the organizer. अब जैसे कल के लिए आपको persuasive speech ready करनी है तो आपके लिए time 3 minutes है,
ठीक है, आपके लिए 3 मिनट्स का टाइम है। वैसे आप जब कहीं पे भी परसुएसिव स्पीच देने जाते हो, जनरली इसका कोई टाइम लिमिट सेट नहीं होता है, बट आपको ऑर्गेनाइजर से पूछना पड़ता है कि उनका इवेंट कैसा है, तो कितना लंबा चलेगा, तो स्पीच कितने मिनट की बतानी है। तो आपको ऑर्गेनाइजर बता देगा कि आपको स्पीच कितने मिनट की बोलनी है, प्रिपेयर उसके हिसाब से ही करिएगा, क्योंकि एक्सटेंड हो जाती है। ये स्पीचेस ऐसी होती है कि जब हमको लगता है कि ऑडियंस हमसे कनेक्ट हो गई, तो हम बोले जाते एंड ऑडियंस को मजा भी आ रहा है, पर फिर टाइम लिमिट भी होती है। सो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बॉस, ये चीजें बहुत ध्यान में रखने की जरूरत होती है। सो यू कैन आस्क द ऑर्गेनाइजर, फॉर अस ऑन दिस फोरम इट इज 3 मिनट्स फॉर टुमारो। तो यही आपका कल का असाइनमेंट भी होगा। आपको एक टॉपिक पर परसुएसिव स्पीच बनानी है, कोई भी टॉपिक आप चूज कर लीजिए। see that it has to be controversial. You can choose topics like organ donation, child labor, rapes, child victims, or you can talk about anything. The gender inequality जो होती है वो, women empowerment के बारे में बात कर सकते हो. You can talk about say phone, a bane or a boon, internet, a bane or a boon. ऐसा कोई भी टॉपिक which can create some controversy types. तो ऐसा आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उसका स्पीच बनाइए. एजुकेशन सिस्टम, yes, you can talk about it. So all these things you can choose one topic and talk about it. There's no problem. हाँ, मतलब वही, हाँ, डिबेटेबल टॉपिक्स जो होते हैं, बेसिकली इट इज डिबेटेबल टॉपिक्स, यानी जिसमें आपको लगता है कि सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करनी है आपको, तो ऐसा कोई टॉपिक लेके आप बात कर सकते हो, राइट? यस। और कोई डाउट्स? यस, मनीषा जी, आप पूछना चाहते हो कुछ? नहीं, हो गया। मृणल जी, आपने रेस किया हैंड। मृणल, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, यस बोलिए। हाँ, मैंने किया। मुझे अभी आपकी इस बात से, डिबेट से याद आया कि हाउ इज डिबेट एनी डिफरेंट फ्रॉम दिस डू व्हेन वी गो ऑन अ स्टेज टू डिबेट, इज इट सम काइंड ऑफ स्पीच ओनली, कि वो एक अलग ही जेनर है? वो अलग जेनर है, कंप्लीटली अलग जेनर है। परसुएसिव स्पीच इज अलग एंड डिबेट इज अलग। डिबेट में देयर आर टू पीपल हु आर टॉकिंग टू ईच अदर। यहाँ पर देयर इज अ सेट ऑफ ऑडियंस एंड यू आर कन्विंसिंग देम। यहाँ पे आप सिंगल स्पीकिंग कर रहे हो, वहां पे 2 जने स्पीकिंग कर रहे हो। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। ये दोनों चीजें एकदम अलग है। वहां पर डिबेट में कई बार झगड़ा भी हो जाता है, यहाँ पर झगड़ा नहीं होता है। आपको सिर्फ अपने मन की बात रखनी है, दैट्स ऑल। ओके ओके, या, थैंक यू। वेलकम। Smoking, yes, you can talk about it also. Smoking and beer avoidance, yes, you can talk about it. कोई भी टॉपिक लीजिए ना आप। हाँ, अतुल जी, आपने हैंड रेस किया। अतुल शिर्के, बोलिए अतुल जी। हाँ, नमस्ते मैडम। मेरा ये सवाल है, क्या वो वॉइस में जो चढ़ उतार है वो कैसा करना है? वॉइस मॉड्यूलेशन? वॉइस मॉड्यूलेशन, या तो वो आप कैसा उसको ऊपर लेके जाना है, सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से हो जाता है। सेंटेंस के हिसाब से कहाँ स्ट्रेस करना है, कहाँ कॉमा डालना है, कहाँ फुल स्टॉप डालना है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा व्हेन यू मेक योर स्पीच। हम रेगुलर भी हम वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ ही बोलते हैं। आप मुझे देखिए ना, आप खुद को देखिए ना। आपने अभी सवाल किया तो आपने कहाँ पे स्ट्रेस किया, आपने ऑब्जर्व किया। इफ यू रिपीट यू विल गेट टू नो अबाउट इट। सो यू नो इट, इंस्टिंक्ट आपको अंदर पता होता है। हर किसी को पता होता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ यूज करना है। बेसिकली क्या होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन हम लोग अननोइंगली यूज करते हैं, बट कॉन्शियसली यूज नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है। सो व्हेन यू मेक योर स्पीच, आप वहां पर कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स सारे लगा दीजिए और इसके हिसाब से स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द वॉइस मॉड्यूलेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहां पर आपको लगता है कि कोई ऐसा पंच लाइन है या ऐसी बात है, एकदम शांति से, एकदम पीसफुली उसे बोलिए। जब आपको लगता है कि कोई आंदोलन वाली बात बोलनी है, तो अपना रेस करिए वॉइस एंड देन आंदोलन वाली बात बोलिए। सो लाइक दिस योर सेंटेंसेस will teach you how to do the voice modulation, and voice modulation के साथ practice will give you a perfect delivery of the speech. एग्जीक्यूशन अगर परफेक्ट चाहिए तो वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए। रिकॉर्ड इट, ऑडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, देखिए कि वॉइस मॉड्यूलेशन, आपके जेस्चर पोस्चर सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, एंड देन यू प्रेजेंट इट। इजी हो जाएगा। तो सेंटेंस वाइज यू कैन डू इट। आप खुद कर लेंगे, मुझे आप पूछेंगे भी नहीं अगली बार ये सवाल। आई एम श्योर अबाउट इट, आप खुद कर लेंगे इसको। यस। और कोई सवाल किसी के पास? नहीं तो आगे बढ़े हम लोग। Okay, can I see a
थंब रेज बाय एवरीबॉडी, यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, कल का आपको असाइनमेंट मिल चुका है, यू हैव टू डू दैट। एंड जहां तक आज का सवाल है, ऑलमोस्ट वी आर डन विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल स्पीचेस एंड ऑल। मतलब आपको आर्ट ऑफ स्पीकिंग के अंदर हम लोग ये जनरली ये 5 स्पीचेस होती है। एक एजेंडा के बारे में हमने कल बात की थी कि एजेंडा क्या होता है, एजेंडा कैसे बनाया जाता है। अब कल जब हम फॉर्मल स्पीचेस की बात कर रहे थे तो एजेंडा की बात निकली थी। विपिन जी ने, आई थिंक ही हैड रेज्ड अ क्वेश्चन कि एजेंडा क्या होता है, कैसे उसको बनाया जाता है। सो एजेंडा इज नथिंग बट द डिटेलिंग ऑफ द होल प्रोग्राम दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी डिटेलिंग हम देते हैं, वो एजेंडा में दी जाती है। सो एजेंडा में यू मेंशन 1 2 3 4 5 6 नंबर्स और क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं, किसकी स्पीच कब आने वाली है, अलॉन्ग विद द टाइमिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर 1 पेजेंट्री 2 minutes, agenda number 2 meeting call to order by president 3 seconds, agenda number 3 नवकार मंत्र और गणेश वंदना 2 minutes, ठीक है। एंड देन एजेंडा नंबर 4 वेलकम स्पीच बाय द चेयरमैन 3 minutes और 2 minutes, ठीक है। तो अलॉन्ग विद वो स्पीच, वो एजेंडा वही बनता है और उसका पेपर पे एजेंडा आपको बना के प्रोग्राम के पहले जो जो अथॉरिटीज है उनको दे देना पड़ता है। एमसीज को देना पड़ता है, चीफ गेस्ट के हाथ में एक एजेंडा पकड़ा दीजिए, उसके कॉपीज बना लीजिए, सेक्रेटरी के हाथ में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के मेन मेंबर्स के हाथ में एजेंडा होना चाहिए। दे शुड नो कि कौन सी टाइम से कौन सी टाइम तक क्या होने वाला है, एंड दैट इज हाउ इट विल गो। So agenda has to be made as per your plan, and वो agenda beforehand प्रोग्राम शुरू होने के पहले सारे अथॉरिटीज के पास होना चाहिए, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस? नो। ठीक है, आई बिलीव दैट देयर आर नो डाउट्स। बहुत फ्लॉलेस है लता, हम लोग दोनों इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं। वेरी नाइस, ऑसम, ठीक है, दैट्स सो गुड। हाँ हाँ लता, क्या बोल रहे हो आप? एक्सप्लेन किया है इसलिए डाउट आ ही नहीं रहे, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा है। इनफैक्ट यू नो, डाउट नहीं आ रहे तो भी अच्छी बात है, और डाउट आते हैं तो और भी अच्छी बात है। डाउट आते हैं तो हमको लगता है कि आप लोगों ने सुना है, अगर डाउट नहीं आते तो हमको लगता है सुना ही नहीं होगा, सो रहे होंगे। सीमा जी हाँ, का सीमा जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बोलिए सीमा जी। मैम आप इतनी सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा है, बस यही चाहिए कि सबको फटाफट समझ में आ जाए, अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और तो हमारा मकसद भी यही है फ्रैंकली स्पीकिंग। एक और चीज आप सबसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। सो द फॉर्मल जो भी था अपना, वो सारा अब खत्म हो गया है। नाउ देयर इज समथिंग जो मैं दिल से बोलना चाहती हूँ। आई वांट कि मैं एक ऐसी बात या ऐसी चीज आप सबके दिलों में छोड़ के जाऊं कि मैं जाऊं तो आप मुझे बाद में याद करें कि कोई नेहा आई थी हमारी जिंदगी में, समथिंग लाइक दैट। तो उसलिए आई वॉन्टेड टू से समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इट इज कॉल्ड एज। थैंक्स गिविंग जो फीलिंग होती है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने ऐसे देखा है कि मैं जब से बचपन से बड़ी हुई, मैं शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, मैं एक फैमिली में आई हूँ जहाँ पर सास ससुर है, इट्स ए जॉइंट फैमिली, मेरे देवर है, देवरानी है, और हम सब साथ में रहते हैं। बहुत अच्छी एक जॉइंट फैमिली है, सब एक दूसरे को समझते हैं, सब में एक दूसरे में बहुत प्यार है, बहुत कुछ है। तो ये सारा कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों झगड़े होते हैं किसी परिवार में और क्यों किसी परिवार में झगड़े नहीं होते हैं? क्यों ऐसा होता है कि किसी परिवार में सब एक दूसरे को समझते हैं और किसी परिवार में कोई एक दूसरे को नहीं समझता? सो जब मैंने ये इंट्रोस्पेक्ट किया, जब मैं ये सोचने लगी, तब मुझे इसका एक ही आंसर मिला। आंसर वो था कि अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड कैन चेंज योर वर्ल्ड एंड लाइफ नो मैटर व्हाट। मैंने जो कोशिश की थी वो सिर्फ इतनी थी। जब मैं शादी करके ससुराल में आई, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन अ वेरी गुड मतलब स्टूडेंट। मैं स्टडीज में बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो किचन का काम मुझे इतना आता नहीं था। आई वॉज वेरी बैड एट कुकिंग एंड ऑल। तो जब मैं एक जॉइंट फैमिली में आई, बड़ी बहू थी घर की, तो एक्सपेक्टेशन भी थी सास ससुर की, दादी सास दादी ससुर भी थे उस समय, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी कि ये कुछ बनाएगी, अच्छा खिलाएगी, ये वो, और मुझे आता नहीं था उस समय। आज से 16 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो मेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं था उस समय। 16 साल मेरी शादी को हो गए, 16 years बैक आई नेवर हैड ए मोबाइल। तो अब रेसिपी भी पूछनी है तो किसे पूछूं? तो आई यूज टू कंसिडर माई मदर इन लॉ एज माई मदर। मैं उनको बोलती थी, मम्मी जी आप मुझे बताओ ना कैसे करना है, मैं कर दूंगी, आप जो बोलोगे मैं कर दूंगी। सो ऑलवेज बीइंग हम्बल, एक वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग कि आई नो कि आई हैव टू बी विद देम, आई नो कि मुझे उनका शुक्रिया अदा करना ही है फॉर द थिंग्स दैट दे आर टीचिंग मी। एंड ट्रस्ट मी, ये ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग से मेरी लाइफ की जर्नी बहुत ईजी हो गई थी।
I won the hearts of everybody only because of this feeling. Every time I kept reminding them, thank you so much for allowing me to study. मेरे सपने पूरे करने में मेरे माँ बाप बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे जब मैं शादी करके आई तो साड़ी सर पे ओढ़ना ये सब हुआ करता था. पर जैसे ही मैं ससुराल में आई, इनिशियली आई ऑल्सो यूज टू डू दैट. साड़ी पहनती थी, सर पे ओढ़ती थी, सब करती थी. साल 2 साल के अंदर ये सारी चीजें बदल गई. मेरे ससुर जी ने खुद ने बोला कि बेटा आप घर का काम भी करते हो, आप ऑफिस भी जाते हो, आप इतना कुछ करते, क्यों साड़ियाँ बेटा, आप तो हमारे बेटे जब बच्ची जैसे हो, आपको क्यों ये सब जरूरत है. सो ये सारी चीजें ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग से आई केप्ट रिमाइंडिंग देम एवरी टाइम कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मुझे मतलब अपने आप को खोजने के लिए आपने जो मुझे ये मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. तो ये ग्रैटिट्यूड जो होता है ना, ये अपनी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ग्रैटिट्यूड से हम दिलों को भी जीत सकते हैं, रिश्तों को जीत सकते हैं, इमोशंस को जीत सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई राह दे सकते हैं. ये ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग हर रिश्ते के लिए अपने जिंदगी में होनी चाहिए. एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है. आई रियली वांट टू से दिस टू ऑल ऑफ यू. मुझे पता नहीं किसको अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता है स्टोरी सुनना, बट ये वाली एक स्टोरी है जो मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ. मेरे दिल के बहुत करीब है एंड आई एम श्योर कि आप ये स्टोरी सुनोगे आप सबको अच्छा लगेगा. सो ये स्टोरी एक बच्चे की है. राहुल नाम का बच्चा था, 3 साल का बच्चा था वो. एंड उसकी माँ जो थी, अकेली माँ थी, पापा नहीं थे, पापा की डेथ हो चुकी थी. शी वॉज द ओनली वन, मदर वॉज द ओनली वन. एंड वो घर घर काम करती थी और अपने बच्चे का पेट पालती थी और उसे एजुकेशन भी कराती थी. अच्छी स्कूल में डाला था उसे, सब था. पर उसकी माँ में सिर्फ एक कमी थी, वो एक आंख से ही देख पाती थी. उसकी माँ काणी थी, ओनली वन आइड वुमेन शी वॉज. और वो अपने आंख के ऊपर जो नहीं देख सकती उसके ऊपर एक काला सा वो पट्टा बांधती थी, तो वो डाकू जैसी लगती थी. माँ काली थी तो बदसूरत भी थी, दिखने में अच्छी नहीं थी. तो सब उसे देखकर डरते थे. आसपास के लोग उस माँ को देखकर हमेशा डरते थे, डर के भाग जाते थे कि ये डाकन है, डायन है, ऐसे उसको बोल के चिढ़ाते थे और सब भाग जाते थे. वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, राहुल से बहुत प्यार करती थी, राहुल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी. राहुल जैसे जैसे बड़ा हुआ, अच्छी स्कूल में उसका एडमिशन कराया. माँ 4 घर नहीं 10 घर जाके काम करके पैसे कमा के उसको एक ऐसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया जहां पर राहुल की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाए. राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ही यूज्ड टू अर्न वेरी गुड मार्क्स. उसे सिर्फ एक बात से चिढ़ती, जैसे वो बड़ा बड़ा हुआ उसे रियलाइज हुआ कि उसकी माँ कितनी बदसूरत है. और वो नहीं चाहता था कि उसके माँ को बाकी उसके फ्रेंड्स या उसके सारे लोग जो आसपास है वो उसे टीज करे या चिढ़ाए. तो वो अपनी माँ को कहता था, माँ आप मेरे स्कूल में मत आओ, बस आप कुछ भी करो मेरी स्कूल में मत आओ. माँ है, माँ का नेचर ऐसा ही होता है. बच्चे को जब भूख लगती है, बच्चा जब कभी टिफिन लेके जाना भूल जाता है तो माँ भागी भागी जाती है उसे टिफिन देने की, मेरा बच्चा भूखा होगा. माँ का तो नेचर ऐसा ही होता है. सो एक बार 10th स्टैंडर्ड में था राहुल और वो अपना टिफिन लेके जाना भूल गया. पता है, राहुल ने अपने स्कूल में सबको ये बोल रखा था कि मेरे ना माँ है ना बाप है, क्योंकि वो अपनी माँ को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाना चाहता था किसी को. तो 10th स्टैंडर्ड में जब वो टिफिन लेके जाना भूल गया तो माँ दौड़ी दौड़ी गई उसे टिफिन देने के लिए कि मेरा बच्चा भूखा होगा. और जब वो स्कूल गई तो उसके दोस्तों ने देखा कि उसकी माँ कितनी ज्यादा बदसूरत है और सब जोर जोर से हंसने लगे और राहुल को बोलने लगे, तू झूठा है, तेरी माँ काणी, तेरी माँ काणी, तेरी माँ काणी, इस तरह से उसे चिढ़ाने लगे. अब राहुल का गुस्सा, टीनेजर था, 15-16 साल का बच्चा, 10th स्टैंडर्ड में टीनेजर था, उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया. घर आया, टिफिन फेंका, बैग फेंका, माँ को चिल्लाया, कैसी औरत है तू, मैं कितना बदनसीब हूं कि तेरे जैसी माँ मुझे मिली. तुझे कहाँ जरूरत थी स्कूल आने की, मेरे सारे दोस्तों के सामने तूने मेरी नाक कटवा दी. इतनी बदसूरत है तू, तुझे देखने से मुझे डर लगता है. तू ऐसी क्यों है, हे भगवान, मेरे को ऐसी माँ क्यों दी. He started shouting and he started getting angry so much. उसने अपनी माँ को भला बुरा पता नहीं क्या क्या कह दिया. उसकी माँ बहुत रोई उस रात, पर फिर भी अगले दिन से जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम नॉर्मल सी वो अपने काम में लग गई, अपना काम करती रही. ऐसे ही साल साल बीत गए और राहुल की नफरत उसकी माँ के लिए बढ़ती गई क्योंकि वो बदसूरत थी. बढ़ती गई और राहुल बीकॉम फाइनल पास कर गया और उसे यूएसए में जॉब मिल गई, अमेरिका में जॉब मिली. और उसने वो जॉब के बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताया. एक बार ऐसे ही निकला घर से कि मैं कॉलेज जा रहा हूं माँ. सुबह सुबह घर से निकला और वापस कभी नहीं आया, कभी आया ही नहीं. उसकी माँ 3 दिन तक 4 दिन तक इंतजार करती रही, घर घर जाके ढूंढा, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरे बच्चे को किसी ने देखा, उसको क्या हो गया. उस माँ को कुछ पता नहीं. और ये राहुल अमेरिका जाके सेटल होके अपनी जॉब वगैरह सब ज्वाइन कर ली. अपनी माँ को उसने बताना भी जरूरी नहीं समझा, इतनी वो नफरत करता था अपनी माँ से.
अब ये माँ 5-6 दिन के बाद राहुल के किसी दोस्त को मिली और दोस्त ने उसे कहा कि माँ तू तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही है, उसको ढूंढ मत, वो तो अमेरिका है और वो खुश है, वो सेटल्ड है। तो उसकी माँ ने कहा खुश है ना, बस मुझे शांति है। वो खुश है ना, बस मुझे शांति है। भले वो मुझे बोल के गया नहीं गया, अरे बोल के जाता तो मैं कौन सा उसे रोकती, उसकी खुशी में मैं भी खुश होती। काश बोल के गया होता, पर कोई बात नहीं, वो खुश है ना, मैं उसी में खुश हूं। ऐसे ही काफी साल बीत गए, 5-6 साल और बीते और इस माँ का मन कर रहा था कि मैं जाके मेरे बेटे को देखूं। जब वो बेटे को देखने की इच्छा हुई तो जमा पूंजी जो इतने सालों से उसने जोड़ी थी, वो सारी जमा पूंजी एक साथ इकट्ठा करके अमेरिका का टिकट कटवाया, उसके दोस्त से, राहुल के दोस्त से एड्रेस लिया और अमेरिका उसके घर जा पहुंची। घर जाके जब उसने दरवाजा खटखटाया तो एक छोटी सी बच्ची, 3-4 साल की बच्ची ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही डर गई, जोर से चिल्लाई, ओ ये कौन है, एकदम जोर से चिल्लाई तो माँ बाप दोनों भाग के आए, राहुल और उसकी पत्नी दोनों भाग के आए बाहर। भाग के आए और देखा कि राहुल की माँ खड़ी है। राहुल की पत्नी को ये तक नहीं पता कि वो औरत उसकी सास है। राहुल ने कहा क्यों आई है तू इधर, जा यहां से, मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं, तू है कौन मेरी, तू कोई नहीं है मेरी, तू निकल यहां से। उसने, राहुल की माँ ने देखा बहू है, बेटी है, बेटा खुश है, रोते हुए वो वहां से चली गई और कुछ सालों बाद वो जो कॉलेज की मीट होती है वो होना था। सो मीट होने के लिए उसको एक मेल गया राहुल को कि हम सब मिल रहे हैं हमारे कॉलेज में, आज कॉलेज डे है तो हम सब मिल रहे हैं, पुराने सारे लोग जो है वो हम लोग सब एलुमनाई मीट है तो तुम आ जाओ। तो राहुल ने पैकिंग की, सब किया और वो अपने गांव के लिए निकल गया। आया गांव में, अपनी एलुमनाई मीट पूरी की, सब दोस्तों से मिला, बहुत खुश हुआ, सब कुछ हुआ। और फिर जब वो वापस जा रहा था तब उसे एक ख्याल आया कि मेरी माँ होगी, जाके एक बार ऐसे ही देख के आ जाता हूँ कि वो क्या कर रही है, कैसी है। कोई उसके मन में कोई दया नहीं थी, वो बस यूं ही जाके देख के आना चाहता था कि उसकी माँ ठीक है। तो वो अपने घर गया तो देखा कि घर पे ताला लगा हुआ है। पड़ोसी में जाके पूछा मेरी माँ कहाँ है, आपने मेरी माँ को देखा? तो उस अंकल ने बोला 4 साल पहले तेरी माँ मर चुकी है और वो जाते समय ये एक चिट्ठी छोड़ गई थी तेरे लिए कि अगर मेरा बेटा कभी मुझे याद करके आए तो उसे चिट्ठी जरूर पकड़ा देना। तो ये चिट्ठी मैं तुझे अब दे रहा हूं। अब वो चिट्ठी लेके राहुल गया कि भाई कौन पढ़ेगा, कुछ तो लिखा होगा, जाने दो। उसने अपनी जेब में रखी और वहां से निकल गया। जब वो निकल रहा था एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट पे जाके बैठा और उसे अचानक लगा कि देख लेता हूं कि चिट्ठी में लिखा क्या है। उसने चिट्ठी खोली और चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे बेटे राहुल, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तू बहुत खुश है। मैंने मेरी पोती को देखा, मेरी आंखें भर आई, बहुत सुंदर है, तेरी बीवी भी बहुत सुंदर है। भगवान करे तू हमेशा खुश रहे। तुझे याद है जब तू 2 साल का था तब खेलते खेलते एक तीर बाण और तीर से तू खेल रहा था, बो एंड एरो से तू खेल रहा था और वो तीर तेरी आंख में जाके लग गया था। तब मैंने ये सोचा कि ये जिंदगी में तू कैसे बड़ा होगा, एक आंख से तू कैसे ये पूरी अच्छी सुंदर दुनिया देख पाएगा, इसलिए मैंने मेरी आंख तुझे लगवा दी। और मैंने जिंदगी भर बदसूरत रहना पसंद किया, इसलिए क्योंकि तू बदसूरत ना लगे, तू अच्छा लगे, बस तू खुश है, मैं उसी में खुश हूं। सोचो जब ये बात राहुल को पता चली कि उसकी माँ जिसको वो जिंदगी भर इसलिए कोसता था कि वो बदसूरत है, वो किसकी वजह से बदसूरत है, तो राहुल पे क्या बीती होगी। आंसू गिरने लगे उसकी आंख से। पर अब क्या होना था, माँ तो गई। कैसे जाके उस माँ से माफी मांगे कि मैंने जिंदगी भर तुझे बद्दुआ दी, जिंदगी भर तुझे कोसा और तू मेरी जिंदगी सुधारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। ये होती है माँ। जब भी मैं ये कहानी बोलती हूँ मेरी आंखों में पानी आता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं। मुझे पता है कि जब कोई भी ये कहानी सुनता है उनकी आंखों में पानी आता है, क्योंकि वो इमोशन से वो रिलेट कर सकते हैं। एक बेटा उनका भी है, एक माँ उनके पास भी है। हर किसी के दिल में ये रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। इन रिश्तों को दुख देकर कभी कोई सुखी नहीं रहा है। चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, बेटे बाप का हो, बेटी माँ का हो, हर तरह का रिश्ता, सास ससुर का हो या किसी का भी रिश्ता हो, हर रिश्ता अपनी जिंदगी में एक अहमियत रखता है। उस रिश्ते की कदर करना, उस रिश्ते को ग्रैटिट्यूड देना कि थैंक गॉड कि हमारे पास ये रिश्ता है, ये अनमोल रिश्ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आप लोगों को यहां से यहां ले जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपने कद से ऊंचे हो गए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वो इंसान रखता है जो उड़ता है आसमान में पर जमीन पर पैर रखता है। वो इंसान ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग रखता है। सो ये ग्रैटिट्यूड आपको रिश्ते भी
पूरी तरह से जीतेगा, आपका लोगों के दिल जीतेगा। नॉट ओनली दैट, सक्सेस की उन ऊंचाइयों पर लेके जाएगा जहां पर आप सोच नहीं सकते। हैव ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स योर गॉड हु हैज गिवन यू अ ब्यूटीफुल लाइफ। भगवान की तरफ ग्रैटिट्यूड सबसे पहले, जिन्होंने आपको ये बहुत सुंदर जिंदगी दी है। दूसरा, अपने माँ बाप को, क्योंकि उन्होंने आपको ये जिंदगी दी, जिंदगी को जन्नत बनाया, आपको इस लायक बनाया कि आप जिंदगी में कुछ कर सके। नॉट ओनली दैट, माँ बाप ने तो इतना कुछ दिया जितना भगवान ने भी नहीं दिया। ग्रैटिट्यूड उनकी तरफ जो आपके आसपास है, आपके भाई, आपके बहन, आपके चाची, आपके चाचा, कुछ ना कुछ जिससे आपने हमेशा सीखा है, कुछ ना कुछ हमेशा सीखा है। हर किसी से हम, जिससे भी हम कुछ सीखते हैं, जिससे भी हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ मिलता है। अरे ग्रैटिट्यूड टू द पुलिस पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ अस, ग्रैटिट्यूड टू कचरा उठाने वाले जो हमारा कचरा उठा के लेके जाते हैं, ग्रैटिट्यूड हर किसी का जो किसी ना किसी तरह से हमारी मदद करते हैं। ये फीलिंग के साथ आप रहेंगे, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, 100% बहुत आगे बढ़ेंगे। एंड आई रियली विश कि आप सबकी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड रहे, आप सबकी जिंदगी में बहुत खुशियां हो, बहुत सारा हैप्पीनेस हो, बहुत सारा सक्सेस हो, बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा हेल्थ हो, वेल्थ हो, सब कुछ हो। आई रियली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप सब बहुत खुश रहे। Thank you so much for patiently listening to me. It is 4:40. We still have 20 minutes. Lata, I hand over to you. Lata, आप देखो आगे आप कुछ बोलना चाहते थे, सबसे शेयर करना चाहते तो यू कैन ऑलवेज टॉक। मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, लता को मौका ही नहीं देती मैं। लता मुझे बाद में बोलेगी कि नेहा तुझसे मैं कभी वापस सेशन नहीं करवाऊंगी, तू मुझे बोलने का मौका नहीं देती है। So, लता, ओवर टू यू। पूरी फुल स्टोरी ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट सेम ऐसा ही टॉपिक मेरा भी है। और अमेजिंग आज शेयर किया कि मैं भी तेरी स्टोरी पे पूरी डूब गई हूँ, अभी तक वो फील कर रही हूँ, वो फीलिंग अमेजिंग, सुपर। सो ये सारी चीजें जो आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में की ना, तो यही सारी चीजें आगे फॉर्मूलाज को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इतना टची, इतना इमोशनल कनेक्ट करता है। लेकिन इन सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करना लाइफ में, क्वेश्चन हम सभी लोगों की लाइफ में रहते हैं कि क्या करना, कैसे करना। सासू मॉम भी रहती है, रिलेशन भी रहते हैं, पर लेकिन रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ खटक रहती है। सामने से हम जाके कैसे उनसे बात करें, कैसे क्लियर करें, कैसे हमारे थॉट्स और उनकी थॉट्स जब मिक्स होती है ना, तो मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों बेयर करूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कई बार हमारा ईगो बीच में आता है, कई बार हमारा इमोशंस हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसे हजारों क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हम, जब बच्चे तो होते हैं ना, तो बच्चे तो कैसे होते हैं, जाके भले एक थप्पड़ भी उनको मार दिया ना तो वापस आके मम्मा 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 करते हैं, बिकॉज ऑफ वो मन में कुछ नहीं रखते, वो हमको जज नहीं करते, जजमेंटल नहीं होते, उनको पता है मम्मा डैडू प्यार करते हैं, इट्स ओके। तो अगेन आके हमसे वापस कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग भी बता देते, मम्मा ऐसा मम्मा ऐसा। लेकिन जब इंसान जब बड़े हो जाते हैं ना, तो धीरे 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 हम एक लॉजिक वर्ल्ड में आ जाते हैं। हर चीज का हमको रीजन चाहिए, हर चीज के पीछे का कुछ ना कुछ हमारा क्वेश्चन मार्क से ही स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों करना, किस लिए करना, हमारा प्रॉफिट क्या, हमारा बेनिफिट क्या, बोल देंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, नहीं बोलेंगे तो क्या सोचेगा, कहीं गलत ले लिया मुझे तो, हजारों क्वेश्चन, बट आंसर कई बार नहीं होता। ऐसे में हम खुद को बोलते ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करते कि छोड़ो ना, जाने दो, ओके फाइन। तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। और जब ज्यादा हो जाती है ना, तो वो रिलेशन के बीच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दीवार आ जाती है, और हम उनको गिराना भी नहीं चाहते, बिकॉज ऑफ उसमें इमोशन एक ऐसी चीज है जिसको सबसे ज्यादा, ऐसे कहे तो इजीएस्ट वे है और ऐसे कहे तो सबसे मुश्किल टफ पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको ABCD सिखाता है, 1 2 3 सिखाता है, बहुत सारी चीजें सिखाता है, पैसा कैसे कमाना सिखाता है, सबसे अच्छी चीजें क्या चाहिए हमको, सबको। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सब आंसर देना, सबको कैसी चीजें चाहिए, दी बेस्ट चीजें चाहिए या 19-20 भी आप लोग चला लेते हो? सबको दी बेस्ट चाहिए, हाँ ना? यस बोल सकते हो आप लोग, एब्सोल्युटली बेस्ट ही चाहिए सबको, सबको दी बेस्ट चाहिए। लेकिन क्या हम हमारा दी बेस्ट सबको देते हैं?
जब हमको खुद को देना होता है तो क्या हम हमारा 100% हमारे सारे रिलेशन को, हमारे कैरियर को, हमारे मम्मी पापा को, हर वो चीज क्या हम देते हैं हमारा 100%? नहीं देते। तो यहाँ पे आता है मेन पॉइंट, ये एक यूनिवर्स का लॉ है, एक सिद्धांत है, लेना और देना। अगर आपको कुछ चाहिए ना तो फर्स्ट आपको कुछ देना पड़ता है, गिविंग, इट्स अ फर्स्ट रूल। और उसके बाद से ग्रेटिट्यूड स्टार्ट होता है कि अगर कुछ एक्सपेक्टेशन किसी से हम करते हैं तो क्या हम उसकी एक्सपेक्टेशन पहले फुलफिल करने के लिए रेडी हैं? और ये रूल्स, ये नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, और ये सारी दुनिया में कैसे ग्रेटिट्यूड को अप्लाई करना है, वो सारी चीजें सीखनी पड़ती है। और जो कोई एजुकेशन हमको नहीं सिखाती, हमको सिर्फ दी बेस्ट बनना सिखाया जाता है, सबसे अच्छा बनो, सबसे अच्छी नौकरी करो, बहुत ज्यादा पैसा कमाओ। ओके, स्कूलों में, एजुकेशन में यही सिखाया जाता है। लेकिन राइट एजुकेशन क्या है, कहाँ पे जाके हम लाइफ में अटकते हैं, वो है रिलेशनशिप। कोई हमको स्टडी ये नहीं सिखाती कि हस्बैंड के साथ बिहेव कैसे करना है, अगर वो शाउट करे तो रिएक्ट कैसे करना है, सासू मॉम अगर कोई ताना मारे तो उसको कैसे टैकल करना है, लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी आए तो उस नेगेटिविटी से कैसे खुद को बाहर निकालना है, अपने आप को, अपनी सेल्फ को कैसे इतना स्ट्रांग रखना है कि नेगेटिविटी इफेक्ट ना कर पाए। तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे ब्यूटीफुली हम अप्लाई करके उसमें से अमेजिंग आउटपुट निकाल सकते हैं, वो एक अलग ही दुनिया है जो मेरी मैजिक वर्ल्ड है। सो हम 30 डेज की एक जर्नी करते हैं। 30 डेज का हमारा क्लासेस है जिसमें हम आपकी लाइफ के वो सारे एरियाज को कवर करते हैं, वन बाय वन। आपका पैसे से रिलेटेड एरिया हो, कैरियर से रिलेटेड एरिया हो, मनी से रिलेटेड एरिया हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड एरिया हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड एरिया हो, एवरीथिंग। और हर चीज का आंसर आपको साइंटिफिकली और आपको प्रूवन वो टेक्निक्स के द्वारा हम देते हैं। सो ये पूरा वेबिनार हमारा 1 मंथ का जर्नी चलता है जिसे हम मैजिकल जर्नी बोलते हैं, हमारी मैजिकल ब्यूटीफुल फैमिली। और हर चीज का आंसर आपको लॉजिक और मैजिक दोनों ही तरीकों से समझा के देते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड पर और आपके कॉन्शियस माइंड पर दोनों तरीके से काम करते हैं और उसको पूरा रिप्रोग्रामिंग करते हैं। और ये कोर्स कंप्लीटली फ्री है। हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि लोगों की लाइफ में वो अवेयरनेस आए। जो अंधी दौड़ में हम भाग रहे हैं ना कि चाहिए चाहिए चाहिए, सबको दी बेस्ट चाहिए, सेटिस्फेक्शन किसी को भी नहीं है। जिंदगी में क्या मिला, तो ग्रेटिट्यूड करने के लिए पहले वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमको इतना तो मिला है। राइट, रॉन्ग? तो वो सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं आता तब तक हम आगे नहीं बढ़ जाते, भले इस दुनिया की पूरी दौलत भी मिल जाए। एग्जाम्पल सिकंदर, पूरी दुनिया पे उसका राज था, लेकिन जाते वक्त उसके साथ क्या था? सिर्फ अफसोस। ओके, तो जिंदगी की वो सच्ची खुशी, आपका इनर हार्ट, आपकी सोल आपसे क्या कहती है, वो आपसे क्या चाहती है, जब तक आप उसको सेटिस्फाई नहीं करोगे ना तो दुनिया में कुछ भी पालो लेकिन आपको शांति नहीं मिलती है, वो सुकून, वो सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो अपनी वो सपनों की दुनिया, आपके बहुत सारे ड्रीम्स भी रहे होंगे कि हाँ, जब हम पैदा होते तो कितने बच्चे होते तो कितने बड़े बड़े ड्रीम्स देखते, मैं बड़ा होके ये कर लूंगा, मैं बड़ा होके वो कर लूंगा। कोई बोलता है मैं एरोप्लेन चलाऊंगा, कोई बोलता है मैं पायलट बनूंगा, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, लॉजिक वर्ल्ड में आते हैं, सिचुएशन से, रियल लाइफ की सिचुएशन से जब हमारे ड्रीम्स टकराते हैं ना तो कहीं ना कहीं पूरा कुछ लोग उस संघर्ष करके उसको जीत के आगे बढ़ जाते हैं और महान बन जाते हैं, और बाकी लोग वहीं पे गिव अप कर देते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी हर उस चीज के लिए। तो मेरी दुनिया, मैजिक वर्ल्ड की दुनिया में किस तरीके से आप लोगों के सपनों को पूरा करना, अगेन वो सपने देखना, उनको जीना, वो खुशी पाना हर उस चीज में, आपकी लाइफ के हर उस एरिया में, तो वो सिखाया जाता है और कैसे उन्हें पूरा किया जाए। और बहुत से मैजिकल रिजल्ट हैं इसके, बहुत मैजिक बुक से भी कुछ पार्टिसिपेट है, बट अमेजिंग रिजल्ट उनकी लाइफ में उन्होंने पॉज किए हैं और एवरीडे कर रहे हैं, अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं आगे और उन्हें पूरा कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें उसमें सिखाई जाती है, एवरीथिंग। तो हाँ, कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अपकमिंग सेशन हमारा आने वाला है जून में,
डेट वेरी सून आप लोगों को अनाउंस की जाएगी और बहुत ब्यूटीफुल है। सिर्फ यहाँ पे मैं एक अमेजिंग पर्सन है जिन्होंने बहुत अच्छा मतलब इसमें मैजिक पॉज किया है, उनके मुंह से मतलब आज हमारा लास्ट डे है सेशन का, हमारा 1 मंथ का जर्नी आज कंप्लीट हो रहा है। सो मैं चाहूंगी कि 2 शब्द वो बोले कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अबाउट मैजिक, मैजिकल वर्ल्ड। विपिन जी अनम्यूट कीजिए। विपिन जी इट्स ओके विपिन जी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग और इतने सारे लोगों की इंस्पिरेशन हो और मेरे दी बेस्ट स्टूडेंट, मतलब कहते हैं ना एक गुरु को अच्छा स्टूडेंट मिले तो उसका सिखाया हुआ काम लगता है, और उसके स्टूडेंट को जब तक वो अपने जैसा ना बना देना तो वो गुरु का काम पूरा नहीं होता। कहीं ना कहीं बहुत रिलेट किया और इतना अच्छे से इन्होंने मैजिक पॉज करे हैं अपनी लाइफ में और इतने लोगों की लाइफ में उन्होंने चेंजेस आए हैं, अमेजिंग चेंजेस। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का वो पर्पस ढूंढा है। तो हर एक को पता होना चाहिए कि आप दुनिया में आए क्यों हो, सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए, या ये टेंशन और ये सारी चीजें फेस करने के लिए, या यही सब करने के लिए। कहीं ना कोई कुछ पर्पस होता है ना जिंदगी का, कोई एक लक्ष्य होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी लाइफ किसी भी डायरेक्शन में चलती रहती है। आप कंफर्टेबल हो? हाँ यस मैम। मैम मुझे पता नहीं था कि मैं आप लोगों से मतलब किस तरीके से मिला और कैसे मिला और आपकी क्लास में कैसे आया। आश्विन जी की क्लास अटेंड बिल्कुल कंप्लीट करने के बाद मैजिक क्लास जब फिनिश की 2 दिन 3 दिन के बाद में मैं आपकी क्लास में ज्वाइन किया, बट मुझे खुद नहीं पता था मैंने आपकी क्लास क्यों ज्वाइन किया और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन में नहीं था। बट वहां आके मुझे चीजें पता चली और जिस तरीके से आपने चीजों को टेकअप किया और जिस शिद्दत से और जिस गहराई से और जिस इमोशन से और कितनी अच्छी फीलिंग से आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, और मतलब जो डाइवर्स वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स थे, मतलब कहाँ से कहाँ तक सब लोग थे और किनको सबको आप जो आप बताते थे चीजें और किस तरीके से आपने टेकअप किया। हेलो हाँ मैम, अच्छा वो थोड़ा सा तो मैम आपने जो चीजों का किया और मतलब इतनी गहराई और जैसे अभी आपने किया तो मतलब शायद मेरी जिंदगी में पहली बार ही होगा, मतलब मैं इमोशंस की बात करता था तो इतने डीप इमोशंस में मैं कभी जा नहीं पाया। आज सुबेरे मैं जब आपको लेटर लिख रहा था तो मैंने इतनी डीप फीलिंग्स फील करी आपके बारे में, इनफैक्ट तभी मैं इतना इमोशनल हो गया था। मैंने कहा मैं लेटर बाद में भेजूंगा, मैंने कहा नहीं मैं अभी भेज देता हूँ। और मैंने आपसे बहुत सीखा है और सबसे बड़ी बात है कि मतलब आप कितने सुंदर और कितने ब्यूटीफुल फ्रॉम द हार्ट हो, मतलब ये पास आके पता चला। और आपकी स्टोरी एक एक दिन एक एक वर्ड मतलब उसको कैच किया, समझा, और मेरी लाइफ में काफी डिफरेंस आया। एक रिडल में सॉल्व नहीं कर पा रहा था तो आपके एक एक चीज ने उस चीज को मैजिक अप्लाई किया, बहुत बड़े वो नहीं आए बट मेरे 4-5 साल की लाइफ का एक बहुत बड़ा रिडल सॉल्व हुआ। मतलब मैं एक अपने किसी एक मकसद पे चल रहा था। मैं बेसिकली आई एम एन आर्किटेक्ट और मेरा कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स का भी वर्क है, बट मैं 4-5 साल से कर नहीं रहा था और वो रिडल सॉल्व नहीं हो रही थी। मेरे बहुत बड़े प्रोजेक्ट इनिशिएट होते थे बट लास्ट टाइम पे फिर बिल्कुल वो हो जाते थे। इनफैक्ट अभी जो हीरो बुक चल रही है और साथ में जो मैजिक प्रैक्टिस आपकी क्लास में हमने करी, उससे एक रिडल ये सॉल्व हुआ कि मेरा जो मैंने 30-35 साल अपना जो वर्क किया वो किया कि वो मेरा एक्चुअली पैशन नहीं है, वो मेरी एक रिडल सॉल्व हुई। वो दोनों पैरेलल आपकी भी वर्किंग है, एक डे की प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड, आपने जो मनी की एक्सरसाइज और भी बहुत सारी डे टू डे होमवर्क्स करे,
उतने डीप इनसाइड मुझे एक्चुअली अपनी एक रिडल का आंसर मिला। मतलब मेरा यही एक वो था, और मेरी एक ऐसी ख्वाहिश है कि मैं इंडिया के अंदर एक ऐसा स्कूल की स्थापना करूं जिसमें बच्चे इसको सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट को अपना उसको बनाए, एजुकेशन बने। ये मतलब हम लोग इसको पार्ट टाइम की तरह जो हम लोग सिखा रहे हैं और ट्रेनर सब लोग सिखा रहे हैं, उनको एक ऐसा डेडिकेटेड मिले, लोग आए 2 महीने के लिए एक एजुकेशनल फॉर्मेट में उसमें रहें, पूरा प्रॉपर एजुकेशनल सेटअप हो, लोग रहें और इस चीज को सीरियसली रहें, जिसमें हमारे प्रोग्राम्स हो और हमें भी वो स्टेटस मिले जो नॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को मिलता है। और सिंस ये लर्निंग मैंने अपने आप पे खुद अप्लाई की काफी सालों से, और मैं प्रोफेशन में काम करता था, बट 5-6 घंटे जरूर अपने पे लगाता था डेली बेस पे। बहुत सारे जर्नल्स भरे, करीब 15-20 जर्नल्स भर दिए, खूब डायरीज लिखता था, अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन करता रहता था, देखता रहता था कि क्या चीज है। तो मैंने ये पाया कि अपने को स्टडी करना जो सेल्फ लर्निंग है आदमी की, ये सेल्फ लर्निंग ही आदमी नहीं करता, बाकी सारी लर्निंग्स करते हैं। मेरे पास भी 3-4 बड़ी क्वालिफिकेशंस है, मैंने सब कुछ पाया, बट मुझे लगा कि शायद उसमें कुछ भी नहीं है। असली लर्निंग जो है वो सेल्फ लर्निंग में ही है, सेल्फ डेवलपमेंट में ही है। तो मैं उस रिडल को, सेल्फ को खोजते खोजते, ये सब चीजों को करते करते मैं ये सब क्लासेस करता हूँ। और जैसे आप मैजिक क्रिएट करते हैं, मुझे लग रहा है कि एक अच्छे स्टूडेंट को आपने अट्रैक्ट कर लिया। यस डेफिनेटली। तो मतलब जिंदगी के हर वो एरिया कवर हो जाते हैं जहां पे कहीं ना कहीं आपके कुछ हर्डन्स या कुछ ब्रेकडाउन है, तो ब्यूटीफुली मैजिक रिजल्ट है। जिनकी कन्वीनियंस हो ज्वाइन कीजिएगा, आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए। और जब तक ये लाइफ का फर्स्ट स्टेप है, ये चीज सीख के अगर आपने कुछ भी कोर्स किया ना, तो आप हर वो चीज को अप्लाई कर पाओगे अपनी लाइफ में। लेकिन सुन के और देख के तो सब अच्छा लगता है, अप्लाई करना, मेन एक्शन लेना वो बहुत जरूरी है। और अप्लाई तो बिल्कुल करना ही है मैम, यही आपकी क्लास से सीखा है और हर दिन यही सिखाया है। शायद मुझे लग रहा है कि मैं, मेरी डेस्टिनी ने आपकी क्लास में इसीलिए लाया। मैंने पीछे उनकी क्लास में कुछ 4-5 डेज होमवर्क नहीं किया था, थोड़ा गिल्ट हो गया था मुझे। मैंने कहा मैंने होमवर्क, वो गिल्ट शायद मुझे आपकी क्लास में ले आया, और मैंने आई डिड सारे असाइनमेंट्स आपके उसमें किए। तो मुझे बाद में बड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ कि नहीं, आई हैव डन दिस बुक नाउ। तो मतलब मैं अपने आप को जवाब दे सकता था कि हाँ ठीक है, मैंने ये किताब करी। अदरवाइज नॉर्मली कहते हैं कि जी हमने बुक करी है, मतलब मैंने उस बुक को पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है और एक एक चीज को पढ़ा है। और थर्ड टाइम था मेरा, 2 बारी और भी किया था लाइफ के अंदर में, और हमेशा अमेजिंग रिजल्ट्स आए। अप्रैल 2015 में मैंने अप्लाई किया था और मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट से निकल पाया था, बहुत बहुत ड्रामेटिक अचीवमेंट्स हुई थी। बट ये था कि मैं, जैसे ही वर्क हमारा इनिशिएट होता था और थोड़ी चीजें ठीक चलने लग जाती थी, फिर हम उसको उतना नहीं करते थे। तो अभी से ये बनाया है कि जो प्रैक्टिस है और जो डे बाय डे जो आपने बताया कि प्रैक्टिस और मॉर्निंग का, तो अब तो बिल्कुल रूटीन ही ऐसा बन गया कि मॉर्निंग 3:30 पे उठ के सबसे पहले मेडिटेशन के बाद में फिर शुक्राने लिखने के बाद सब ये चीजें हैं जो आपने सिखाई। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग और आई सैल्यूट। और आज आपकी जो स्टोरी सुनी है, ये तो बिल्कुल दिल को हमारे छूगे। एक लता जी को एक डिफरेंट उसमें देखा, और जो नेहा जी ने स्टोरी बताई, आप कितने मतलब नोबल सोल्स हो, मतलब आई रियली सैल्यूट। और हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, और हम लोग आपकी चीज को आगे सपोर्ट कर सके, बढ़ा चाहे, मतलब इट विल बी अ रियल प्लेयर फॉर अस। थैंक यू विपिन जी, ब्यूटीफुल शेयरिंग। और मतलब यही चीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। थैंक यू नेहा। थैंक यू सो मच विपिन जी। आपने मतलब हमारी बातों को आप समझे, आपने अपने दिल पे लिया। एंड आप ही नहीं, यहाँ पे बैठे हुए हमसे जुड़े हुए सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक मौका दिया कि हम किसी ना किसी तरह से आपकी जिंदगी में जुड़ सके। आपने हमसे सीखा, हमने आपसे उससे दुगना सीखा है, सच में कह रही हूँ विपिन जी। आप कह रहे थे विपिन जी कि आप इमोशनल नहीं होते। अरे बाप रे, आपने तो हम सबको इमोशनल कर दिया। यू आर सच अ वंडरफुल सोल टू। आई मीन मेरा तो आई हैड नो क्लू कि मैं आप सब से मिलूंगी। थैंक्स टू लता एंड दिलीप कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया एंड इन वंडरफुल लोगों के साथ मुझे जोड़ा। थैंक यू सो मच लता, आई एवर बी इंडेप्टेड टू यू कि तुमने मुझे दिया। आप भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी छाप छोड़ के जा रहे हो, मतलब आपको भुलाया नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच विपिन जी। और ये जो स्टोरी आज मैं इसको अभी रिकॉर्ड
विपिन जी आप अनम्यूट हो गए। हाँ सॉरी, आप म्यूट हो गए। म्यूट, हाँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे सारी चीजें सीख के। थैंक यू सो मच विपिन जी। अच्छा लता, ये मैजिक बुक का मैजिक ना अब मुझे भी सीखना है यार। एंड Yes. आप बिलीव नहीं करेंगे, इसकी मैजिक बुक मैंने आज तक नहीं सीखी, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी अ पार्टिसिपेंट इन योर मैजिक बुक, बिकॉज जो विपिन जी ने जिस तरीके से बोला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड सीखना तो यू नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टूडेंट। एंड आशा Thank करती हूँ you. कि मेरी जिंदगी में भी और बदलाव आए और बहुत सारी अच्छी चीजें हो जाए जैसे सबकी जिंदगी में हो रही है। Thank you Thank so much, Lata, for that wonderful motivation that you're giving and the kind of transformation you're bringing in everybody's life. So hats off to you. बहुत अच्छा आप कर रहे हो, and somewhere I am also related to that kind of field only. तो अच्छा लगता है जब सब साथ में ग्रो होते हैं, सब साथ में बढ़ते हैं। अच्छा, एक लास्ट थिंग मुझे कहनी है बिफोर वी क्लोज ऑफ फॉर द डे। ऑलरेडी आज टाइम हो चुकी है, इट्स ओनली 1 मिनट रिमेनिंग फॉर 5। हम लोग बहुत पंक्चुअल है और हम लोग 5 बजे शार्प क्लोज कर देते हैं। आज 1 मिनट और एक्स्ट्रा जाएगा। सो ये एक लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू से इज, परसों यानी कल हमारा लास्ट सेशन है, एंड परसों जो है एक मेरा और सेशन है विच इज हैपनिंग इन जीटो प्लेटफॉर्म। मैं चाहती हूँ कि आप उससे जुड़े, क्योंकि वो सेशन इज समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस एंड इट मतलब जैसे आपकी हॉबीज को आप कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कैसे आप एक एडिशनल इनकम बना सकते हैं, उसके बारे में होगा। व्हाट आर द अदर टेक्निक्स एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू टू अर्न मनी, एडिशनल मनी सिटिंग एट होम। सो इट इज अबाउट हर बिजनेस वर्ल्ड, यानी एक जो घर पे बैठ के जो हम बिजनेस कर सकते हैं, यू नो, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी डिफिकल्टीज। तो उसके बारे में वी विल बी टॉकिंग, एंड नॉट ओनली दैट, इट इज बेसिक वुमेन एम्पावरमेंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक। सो अगर आप जुड़ना चाहे, इट इज नॉट ओनली फॉर वुमेन। मैं जब वुमेन एम्पावरमेंट बोलती हूँ उसका मतलब सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू मेन ऑल्सो। आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, साथ साथ में ये कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं जिससे एडिशनल इनकम बढ़ सकती है। द ओनली रीजन इज लास्ट 2 years में हमने इतना डाउनफॉल देखा है ना, फिनेंशियली बहुत सारे लोग ब्रेक हुए हैं। एंड मैं नहीं चाहती कि चलो जिसके पास पैसा है उसे दिक्कत नहीं है, पर जिसके पास नहीं है वो बहुत क्रंचेस में जिए हैं, और ये 2 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा है हमने। सो वाई नॉट वी क्रिएट अदर अपॉर्चुनिटीज अपने पास में, एक साथ मल्टीटास्किंग बनकर कैसे हम बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। बच्चे भी कमा सकते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर बच्चे उस चीज में अच्छे हैं तो दे कैन ऑल्सो अर्न देयर लिविंग। सो इट इज दैट वेरी सिंपल। तो इन सब के बारे में वी विल बी टॉकिंग डे आफ्टर टुमारो। अगेन इट इज एट 3 o'clock, 3 to 4:30 वो सेशन होगा। लिंक मैं व्हाट्सएप भेज दूंगी, अगर आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। इट इज फ्रॉम जीटो मैसूर से ये सेशन होने वाला है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था बोलने के लिए, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट। और अगर आप जुड़ना चाहे तो अगेन इट इज 31st of May, 3 o'clock। आई विल बी सेंडिंग द लिंक इन व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज जुड़िएगा। ठीक है लता, दैट्स इट फॉर द डे। यस डियर। और कुछ पॉइंट्स है कि उनको जैसे स्पीच बनाना है और रिकॉर्ड करना है ना, तो कल हमारा स्पीच आप लोगों को सबके सामने देना है, यहीं पे कॉल पे ना, राइट? हाँ, यहाँ पे देना। आप एक वीडियो भी भेज दीजिएगा ताकि क्या करेक्शंस हो तो हम लोग कर ले, तो ताकि यहाँ पे जब होगा ना, कल लाइव होगा ना, तो लाइव में वो मिस्टेक्स दोहराई नहीं जाएगी। सो सेंड अस द लिंक एंड प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि कल हमारा लाइव सेशन होगा, लाइव आपकी स्पीचेस हम सुनेंगे। हाँ हसी, आपको कुछ डाउट है बेटा? हाँ, वो आपने जो सेशन बोला था ना, वो how many days is it for? सिर्फ 1.5 hour का है, दैट्स इट। Only 1.5 hour? 1.5 घंटे का, 3 to 4:30 it is going to be, that's all. Okay, great. ठीक है, just send the details on the group. I will send it in the group. आप लोग जुड़ सकते हैं उसके साथ आराम से, you can come and हम लोग definitely will catch up there. I'm sure कि कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए beneficial होगा। ठीक है, ऑल राइट देन, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कल के लिए स्पीचेस रेडी करिए, एंड कल जिन्होंने आज तक कोई स्पीच नहीं दी है, कल हम उनसे भी स्पीच सुनना चाहते हैं। जिनके वीडियोस नहीं आए हैं, अरविंद जी सेठ, मैं चाहती हूँ कि कल आपकी स्पीच परसुएसिव की डेफिनेटली हो। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली आपका नाम लेके बोल रही हूँ। अतुल जी, आपकी स्पीच भी मुझे नहीं मिली है। अतुल शेलके, मैं चाहती हूँ आपका भी हो। डीके, जिसका नाम डीके है, क्या डीके रखा हुआ है, आई डोंट नो यहाँ पर स्क्रीन पर, आपका एक्चुअल नाम क्या है मुझे नहीं पता। मैं चाहती हूँ आप भी कल बोले। एंड मैं 3-4 नाम पर्पसली बोल रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें रेगुलर देखती हूँ, बट इनकी कोई स्पीच मैंने अभी तक सुनी नहीं है। रचना भार्गवा जी, कल आपकी स्पीच भी मैं सुनना चाहती हूँ। आई डोंट नो, आई हैव दैट फीलिंग कि आप लोग बहुत अच्छा बोलेंगे। एंड प्लीज, हाँ अतुल जी, आपने दी है पहले स्पीच, बट आज का मुझे नहीं मिला आपका। हाँ 2 दी है, मुझे पता है, इंट्रोडक्शन का मुझे नहीं मिला। सो कल परसुएसिव का आपको देना है। ठीक है, सो कल हमारा लाइव स्पीच होगा, एंड यू कैन ऑल्सो सेंड अस द वीडियो ताकि कोई करेक्शन हो तो हम कर ले। सो कल इट विल बी अ फाइनल डे, योर डी डे, आपका दिन। ठीक है,
सो 4 दिन में जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपको लगा कि आपने सीखा है, वो कल हम देखेंगे कि किस तरीके से वो बाहर आता है. All the motivation, all the enthusiasm, all the energy on the floor tomorrow, and I want to see everybody smiling with broad smile. अच्छे से आपकी स्पीच दीजिएगा, and I'm sure आप सब बहुत अच्छा करेंगे, and we will be very proud. ठीक है? All the Thank you best. so much. All the very best to everybody. लता, वापस मिलते हैं हम कल. Yes, sure. Yes. Okay then. Take care. Love you all. Bye bye. Bye. All the best, all participants.